फिर हम लोग देखेंगे एक्सेल के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग समअप करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो, अभी हम लोग जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल, ये कोर्स के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, है ना। लेकिन अभी कई कई लोगों के दिमाग में क्या होता है कि हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे यहाँ पे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमको बेसिक सीखना है। अभी कुछ लोग हमको जब हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हमको एडवांस एक्सेल सीखना है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को बेसिक से सीखना है। तो लोगों के माइंड में क्या होता है, दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है बेसिक एक्सेल और एक होता है एडवांस एक्सेल। आप लोगों को क्या लगता है बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल में क्या डिफरेंस हो सकता है? ऑनलाइन में भी अगर आपको आंसर करना है तो आप अनम्यूट करो और बोलो, दिस इज इंटरेक्टिव सेशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोलूंगा, जो मैं बोलूंगा वो बेसिक सही बेसिक होगा। एक्सेल में सिर्फ वी लुकअप, काउंट इफ और ये सब सिखाते हैं, एक्स लुकअप। पाइवट और टेबल आ गया उसमें फिर। अच्छा, वन पॉइंट लेट मी टेल एवरीवन। अगर किसी को हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर मराठी में भी जानना है तो मुझे बता दो। ओके, मला मराठी पण चांगलं येतं, आय एम फ्रॉम पुणे. ओके, तर मी मराठी खूप चांगलं बोलू शकतो. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही जज करू शकता की मला मराठी बोलायला जमेल का नाही जमेल. ओके, बट आई कैन स्पीक मराठी एज वेल. ओके, हाँ ठीक है। तो आप ऑनलाइन में कोई बता रहा था कि बेसिक एक्सेल में क्या होगा, बेसिक फंक्शंस होंगे। बेसिक फंक्शंस लाइक बेसिक फंक्शंस लाइक आपने बताया वी लुकअप, और क्या पाइवट बताया आपने? टेबल। ओके, पाइवट एक्स टेबल। लुकअप, पाइवेट टेबल, पाइवट टेबल, और काउंट इफ, काउंटिफ। ओके, काउंटिफ, सम। सम, ये तो फंक्शन के नाम है। ठीक है, और बेसिक, मतलब व्हाट डू यू थिंक कि ये तो ठीक है, ये तो सारे फीचर्स है एक्सेल के। ये तो फीचर्स है एक्सेल के। और मैं अगर आपको बोलूं कि ये इस्तेमाल होते हैं बेसिक में, तो ये एडवांस में भी होते हैं, तो ये बेसिक कैसे रहा, है ना। तो फिर आपके दिमाग में आता होगा बेसिक एक्सेल मतलब क्या होगा। ये एक्सेल का जो एप्लीकेशन है, इसके अंदर फाइल में क्या आता है, होम में क्या आता है, इंसर्ट में क्या आता है, ये बेसिक ओवरव्यू रहेंगे और खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल में ज्यादा कोई भी फर्क नहीं है। ज्यादा कोई भी फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा, जो हम लोग बोलते हैं ना कि अ, देखो हम लोग मोबाइल में गेम्स खेलते हैं सब लोग। यस। अभी भी हमारी उम्र अभी भी गेम्स खेलने की है, हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कर ही देते हैं ना। तो बेसिकली क्या होता है, उसमें लेवल्स होते हैं ना, लेवल्स होते हैं। पहला इजी लेवल होता है, फिर थोड़ा डिफिकल्ट, फिर थोड़ा डिफिकल्ट, फिर डिफिकल्ट, है ना। तो बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल में यही एक फर्क है। ठीक है, अब आप गेम स्टार्ट करने वाले हो नेक्स्ट वीक से, तो आपका लेवल 1 रहेगा, और ये लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जब लास्ट डे अपना होगा तभी आप क्या हो जाओगे, प्रो हो जाओगे, है ना। वैसे आप प्रो बीच में ही हो जाओगे, जब हमारे कितने 100 एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे तब आप प्रो हो जाओगे। उसके बाद के जो 100 एग्जाम्पल रहेंगे ना, उसके अंदर आप क्या करोगे पता है क्या, आप बस है ना, ऐसा मतलब इधर उधर देख के भी खेल लोगे ना, ऐसा वाला सीन रहेगा। तो वो लेवल पे आप चले जाते हो 100 एग्जाम्पल्स के बाद। तो बेसिकली बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो आपको बताता हूँ। लाइक किसी ने ऑनलाइन में बताया था वी लुकअप यूज करना, पिवट टेबल, कुछ फंक्शंस यूज करना, ये बेसिक एक्सेल में होगा। तो क्या फिर एडवांस एक्सेल में वी लुकअप और पिवट टेबल का इस्तेमाल नहीं होगा? होगा, है ना। लेकिन देखो, अब जब बेसिक एक्सेल के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो वी लुकअप क्या है, व्हाट इज वी लुकअप, वी लुकअप है क्या? वी वी लुकअप लुकअप, से हमको ये पता चलता है हमारा जो डेटा है, अगर कोई दूसरे शीट में वो डेटा है तो हमको उस डेटा को मैच करना है। हाँ ठीक है, वो तो आपने उसका यूज बताया, वो तो यूज बताया आपने कि उसका यूज क्या है। वी लुकअप क्या है, एक फंक्शन है, फॉर्मूला बोलते हैं जो, फंक्शन राइट, फॉर्मूला, दिस इज है ना, फॉर्मूला। फॉर्मूला। ठीक है, बट द राइट वर्ड टू यूज इज फंक्शन। वी लुकअप इज फंक्शन। फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस है।
लेट मी क्लियर दिस। अगर आप इंटरव्यू में जाते हो और किसी ने अगर आपको वीलुकअप के बारे में पूछा, तो डोंट से दैट दिस इज फॉर्मूला, दिस इज फंक्शन। ठीक है। फॉर्मूला कब बनता है? जब आपने उसके ऊपर एग्जीक्यूशन किया और कुछ रिजल्ट लेकर आया। तो आपने क्या किया, कुछ इनपुट दिया और कुछ आउटपुट आया। तो आपने क्या किया, कुछ मिक्स एंड मैच करके जब बनाया तो वो फॉर्मूला बन गया, है ना। जैसे बचपन में देखो, हम लोग स्कूल्स में जाते थे तो क्या होता था, प्रैक्टिकल के लिए हमको लैब में लेके जाते थे। तो दो अलग केमिकल है, तो वो केमिकल बोले जाते थे, जब उसको मिक्स किया तो वो फॉर्मूला बन गया, है ना। उसी तरह एक्सेल का एक फंक्शन है, एक्सेल का दूसरा एक फंक्शन है, दोनों को मिला दिया तो बन गया फॉर्मूला। ठीक है। तो दिस इज नोन एज फंक्शन। जब एक्सेल का ऑलरेडी इनबिल्ड फंक्शन जो एक्सेल ने बना के रखा है, जो एक्सेल ने क्या किया यहाँ पे, बना के रखा है, अगर आपने इसका इस्तेमाल किया, तो आप क्या कर रहे हो, जो एक्सेल ने प्रोवाइड किया है उसी को इस्तेमाल कर रहे हो, और आप रिजल्ट ला रहे हो। इसमें अलग क्या कर रहे हो, है ना। ये तो इनबिल्ट फीचर है, तो ये फंक्शन है। अगर आपने सिर्फ वी लुकअप का इस्तेमाल किया और रिजल्ट लेकर आ गए, तो इसको कहलाया जाता है बेसिक एक्सेल। लेकिन अगर आप वी लुकअप का इस्तेमाल करते हो, तो आपको पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये सिंटेक्स है ना। तो आपने दे दिया लुकअप वैल्यू क्या है, आपने दे दिया टेबल एरे क्या है, आपने दे दिया कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, ये आपने दे दिया। अब इसके अंदर क्या होता है, हम लोग वी लुकअप यूज करते समय लुकअप वैल्यू तो दे देंगे। अपने पास जो भी वीलुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू रहेगा, टेबल अपने पास रहेगा, टेबल दे देंगे। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर की जब बारी आएंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऑलरेडी एमआईएस में काम करते हैं, कॉलम के नंबर को जाके चेक करेंगे कि कितने कॉलम के ऊपर हमारा डिटेल है जो हमको फेच करना है ना। जो लोग ऑलरेडी एक्सेल पे काम करते होंगे, वो ऑलरेडी उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके। तो आपको उस कॉलम का नंबर देना पड़ेगा, तो आप वो कॉलम का नंबर डालोगे। अब जब आप वो कॉलम का नंबर डाल रहे हो, तो वो बन गया मैन्युअल। क्या बन गया, मैन्युअल बन गया। अब जब आपको दूसरे कॉलम की इंफॉर्मेशन पुल करनी है, तो आपको जाके उस फॉर्मूला के अंदर, उस फंक्शन के अंदर जाके उस नंबर को चेंज करना पड़ेगा दूसरे कॉलम की डिटेल फेच करने के लिए। बराबर। मानते हो क्या ये बात को, जो लोग एक्सेल पे काम करते हैं? हम हाँ लोग सर। यस यस। ऐसा काम करेंगे कि हमको ये तो मैन्युअल काम ना करना पड़े। तो कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर दूसरे और एक फंक्शन को ऐड कर देंगे, और हम बनाएंगे उसका फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला ऐसा बनेगा कि वो डायनेमिक फॉर्मूला रहेगा, ताकि आपको मैन्युअल काम ना करना पड़े। वो चीज आएगी आपकी एडवांस एक्सेल में। क्योंकि पहले आपने क्या किया, सीधी उंगली से घी निकालने के लिए कोशिश किया, नहीं निकल रहा है, आपका काम बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, है ना। उसी तरह हमको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर वीलुकअप में कुछ ऐसी चीज ऐड करनी पड़ेगी जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को लेकर आएंगे, और जो डायनेमिक रहेगा। अब उसके अंदर हो सकता है कि वीलुकअप में आपको एक ही फंक्शन ऐड करना पड़े, हो सकता है कई बार एक फॉर्मूला के अंदर मल्टीपल फंक्शंस देखने मिले आपको। आप लोगों ने देखा है ऐसा कई कई कभी आपके कंपनी में कोई रिपोर्ट के अंदर, कि यस। बहुत सारा, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, और वो कोड की तरह दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि ये फॉर्मूला है या कोड है। तो हम लोग करते डॉलर क्या हैं? लगाया रहता है उसके अंदर। हाँ हाँ। डॉलर का सिग्नेचर रहता है उसके अंदर, ऐसा डॉलर कुछ का रहता है। सिग्नेचर रहता है उसके अंदर, करेक्ट। उसको डॉलर उसको का सिग्नेचर फ्रीजिंग जो बोलते हैं। रहता है वो तो हम लोग फ्रीज करते हैं कॉलम को या तो करेक्ट फिर करेक्ट रो को। करेक्ट, उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। वो सेल रेफरेंसिंग के राइट। कंसेप्ट में आता है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन एक्सेल। राइट। ठीक है। तो आपने देखा होगा, बड़े बड़े फंक्शंस, बड़े बड़े फॉर्मूलाज बनते हैं। हाँ, वो तो VLOOKUP में हम हमको ये लोग लगता है मैच का ना, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, करेक्ट इंडेक्स का भी लगा सकते हैं। करेक्ट। तो हम लोग ये जब देखते, तो हमको लगता है, अरे इतना बड़ा फंक्शन बना है, क्या हमको ये आएगा, क्या हम ये कर पाएंगे? तो डेफिनेटली हम लोग ये कर पाएंगे। ठीक है। अब होता कैसे है कि हम लोग जब कहीं पे मान लो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, और जब हम लोग नीचे खड़े हैं और हम पहाड़ को ऊपर देखते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे इतने ऊपर जाना है, क्या हमसे हो पाएगा? लेकिन जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं और नीचे देखते हैं, हमको लगता है अरे हमने तो ये कर दिया। उसी तरह उसी तरह कोई भी एक्सेल के बड़े फंक्शन को अगर हम देखेंगे, तो हम सोचते हैं कि अरे इतना बड़ा फंक्शन है, हम कर पाएंगे क्या?
तो डेफिनेटली कर पाएंगे। जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग हम लोग करते तो कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अगर आपने डायरेक्टली ऊपर जाने की सोचा तो होगा क्या, नहीं होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। उसी तरह किसी भी बड़े फंक्शन को सीखने के लिए हम लोगों को कैसे जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। और हम उसको स्टेप बाय स्टेप सेपरेट करके अगर सीखेंगे तो हमको समझ में भी आएगा, और उतना बड़ा फंक्शन कब बन जाएगा हमको ये भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको सीखने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूजिंग वी लुकअप with some other functions and getting result will come in advanced excel। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया। ऐसा यस। यस कुछ यस ऐसा कुछ यस नहीं है कि पहले कुछ फंक्शन था, वो फंक्शन अभी बंद हो गया, तो बेसिक में था इसके लिए बंद हो गया, अब वो एडवांस में आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ईच एंड एवरी फंक्शन इज यूज्ड इन बेसिक एज वेल एज एडवांस। तो ये दिमाग में से अपने कंसेप्ट हटा देना कि मैं अभी बेसिक सीखना है मुझे या एडवांस सीखना है। हमको क्या सीखना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल सीखना है ना। अब ये दोनों चीजें तो हो गई, फिर अभी अपने कोर्स का नाम ये क्यों है फिर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल। ये तो बेसिक एक्सेल भी देख लिया हमने, एडवांस एक्सेल भी देख लिया, लेकिन व्हाट इज दिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज्ड केसेस के ऊपर काम करने वाले हैं। और जो भी हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे अपने लैपटॉप से अवेलेबल, आप भी आपके पर्सनल लैपटॉप लाओगे तो ज्यादा बेटर रेकमेंडेड है। आप पर्सनल लैपटॉप लेकर आओ अगर आप ऑफलाइन में आ रहे हो तो, या अदरवाइज यहाँ पे लैपटॉप्स अवेलेबल है। लेकिन ये रेकमेंड इसके लिए करते हैं हम लोग कि आप पर्सनल लैपटॉप लेके आओ। कई बार ऐसा होता है कि लैपटॉप यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाता है। अगर मान लो अभी 10 लोग आ गए, 10 लोगों ने वो लैपटॉप ऑक्यूपाई कर लिया, और कुछ लैपटॉप है जो वर्किंग कंडीशन में अगर नहीं है, तो फिर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं रहेगा, फिर आपको सिर्फ देखना पड़ेगा, है ना। या तो फिर आपको शेयरिंग में काम करना पड़ेगा। तो रिकमेंडेड है कि आप ऑफलाइन में अगर आ रहे हो तो लैपटॉप कैरी करो। तो हम लोग जो भी यहाँ पे सीखेंगे वो हम लोग यहाँ पे सीखने के बाद यहाँ पे आप लोग उसको प्रैक्टिकली करके देखने वाले हो। तो इससे होगा क्या, एक चीज आपने सीखी, यहाँ पे आपने प्रैक्टिकली उसको किया, और यहाँ पे करने के बाद छोड़ देना है। छोड़ देना है क्या, क्या घर जाके प्रैक्टिस करना है, कंपनी के अंदर अप्लाई करना है, तो ही तो वो हो पाएगा ना, तो ही तो हो पाएगा। अगर आपने यहाँ पे सीखा, यहाँ पे प्रैक्टिस की, और जब आप घर पे जाके करोगे, ठीक है, तो आपको जो कंफर्टेबली यहाँ पे आप कर पाओगे ना, घर पे जाने के बाद आपको डिफिकल्ट जाएगा। घर पे जाने के बाद क्या होगा, आपको डिफिकल्ट जाएगा वो करने में। क्यों डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे जब कर रहे हो तो आप एक ट्रेनर के गाइडेंस में कर रहे हो, है ना। आप एक ट्रेनर के गाइडेंस में कर रहे हो, कहीं पे अगर आप फंस जाते हो तो आप यहाँ पे क्वेरी सॉल्व करके ले सकते हो। लेकिन जब आप घर पे जाते हो तो आपके पीछे कोई नहीं है, आप होल एंड सोल काम कर रहे हो। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, लेकिन वो हैबिट कब बनेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस इज द की टू लर्न एनी एप्लीकेशन। तो हम लोग ये रेकमेंड करते हैं, अगर आप किसी भी कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हो, अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप पैसा इन्वेस्ट करो, तो आप पैसा डालो उस कोर्स के लिए। अगर आपको पता है कि नहीं मेरे पास ज्यादा टाइम अवेलेबल नहीं होता है, मैं उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो हम लोग बोलेंगे कि आप फिर जो है ना थोड़ा सा टाइम निकालो उसके लिए। 15 मिनट डेली, 15 मिनट अगर निकालने हैं तो भी ये होता है ना कि अरे नहीं ऑफिस का बहुत काम है तो हम टाइम नहीं दे पा रहे। तो ये नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपकी पकड़ नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल देखा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल भी देखा। अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाई वी शुड लर्न एक्सेल। अगर हम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, व्हाई वी शुड लर्न एक्सेल, तो इसके आंसर क्या क्या होने चाहिए। अभी कुछ आंसर्स अपने इंट्रोडक्शन की टाइमिंग में भी आए, इंट्रोडक्शन की टाइमिंग में काफी सारे आंसर्स इसके अंदर आए हैं ना। वो आंसर्स क्या क्या थे, टू अपस्किल, है ना, अपस्किलिंग, अपस्किलिंग था उसका एक ये,
करियर ग्रोथ, करियर ग्रोथ और नॉलेज है। इम्प्रूवमेंट इन डेली वर्क। ओके, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं इम्प्रूवमेंट इन डेली वर्क को? एनहेंसमेंट, ठीक है। और टू, Improvement in efficiency. ओके, टू स्विच करियर, ओके, टू स्विच करियर, ठीक है। और ऑनलाइन में टाइम से क्या सेविंग, बताया था आपने? टाइम सेविंग भी रहेगा ना अगर। टाइम सेविंग, करेक्ट। और कोई तो कुछ आंसर कर रहा था। Oh yes, improvement in efficiency. एफिशिएंसी, टाइम सेविंग, करेक्ट। जब टाइम सेव होगा तो क्या होगा? वी कैन इन्वेस्ट आवर टाइम टू अदर थिंग्स। टू लर्न अदर थिंग्स, है ना? यू कैन, यू कैन स्पेंड टाइम टू लर्न अदर थिंग्स। और जब हम लोग देखो, जब हम लोग कोई चीज सीखते हैं और उसको एफिशिएंटली करते हैं और उसको सही तरीके में करते हैं, तो अपना क्या बढ़ता है? एक्यूरेसी भी बढ़ता है ना? एक्यूरेसी भी बढ़ेगा अपना, एक्यूरेसी बढ़ेगा। और दिस इज इजी टू लर्न एप्लीकेशन, ठीक है। इजी टू लर्न एप्लीकेशन। और क्या पॉइंट्स आ सकते हैं इसके अंदर? मैनेज द डेटा, करेक्ट, मैनेज द डेटा। और दिस एप्लीकेशन इज वाइडली यूज्ड, ठीक है। दिस एप्लीकेशन इज यूज्ड वाइडली, दिस एप्लीकेशन इज वाइडली यूज्ड मतलब क्या है? आप देखोगे तो ऐसा कुछ है क्या कि सिर्फ डब्ल्यूएनएस में इस्तेमाल हो रहा है, ईएक्सएल में नहीं हो रहा है? एमडॉक्स में होगा तो कैपजेमिनी में नहीं होगा, ऐसा है? चलो ये तो ठीक है, हम लोगों ने अपने बीपीओ और इसके डोमेन के नाम ले लिए। आपको क्या लगता है एमआईडीसी में यूज होता है एक्सेल? होता है, होता है, हाँ सर। ठीक है। आपको क्या लगता है शॉप्स में यूज होता है? मॉल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स में, सब जगह पे एक्सेल का इस्तेमाल होता है, सब जगह पे। ऐसा कोई इंडस्ट्री अभी बचा नहीं है जहां पे एक्सेल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो दिस एप्लीकेशन इज यूज्ड वाइडली। अब जब ये वाइडली इस्तेमाल होता है तो आप सोच सकते हो कि ऐसा नहीं है अभी आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो आईटी में नहीं जा सकते। अगर आप किसी शॉप में हो तो आप बीपीओ में नहीं जा सकते। अगर आप एचआर में हो तो ऑपरेशंस में नहीं जा सकते, ऑपरेशंस में हो तो एचआर में नहीं जा सकते। कहीं पे भी जा सकते हो आप, एनी डोमेन, एनी इंडस्ट्री, भले इट इज इनटू एचआर, ऑपरेशंस, एडमिन, कहीं पे भी जाओ। इनफैक्ट अगर आपने, अगर गूगल सर्च किया तो आपको बहुत सारे ऐसे जॉब्स मिलेंगे जहां पे पीएनजी ज्वेलर्स, दे रिक्वायर्ड एमआईएस पर्सन। पीएनजी ज्वेलर्स के अंदर एमआईएस पर्सन की जरूरत क्या पड़ सकती है? किसी ने सोचा ये? मतलब क्या पर्पस हो सकता है उनका? उनका तो काम है गोल्ड देना, पैसा लेना। डेटा कहाँ से आया वहां पे? पर डे डेटा रिक्वायर्ड। करेक्ट, वहां पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, कस्टमर के नाम डिटेल, कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ रही है, कौन सा कस्टमर कितना गोल्ड खरीद रहा है, उन्होंने एक दिन में कितना गोल्ड बेचा, कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया, स्टॉक मेंटेन करने के लिए, कस्टमर इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए, उनके एम्प्लॉइज की सैलरी मेंटेन करने के लिए, पीएनजी कितने ब्रांचेस में है, कौन सा ब्रांच कितना बिजनेस कर रहा है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये सब कहां से आएगा? ये सब आएगा डेटा से, है ना? और डेटा की जरूरत पड़ती क्यों है और रिपोर्टिंग की जरूरत पड़ती क्यों है? चलो आप एमआईएस में चले गए, लेकिन पर्पस क्या है रिपोर्ट बनाने का? रिपोर्ट से रिजल्ट मिलेगा ना कि। कस्टमर मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट कैसे होगा इससे? It is actually quick. वन मिनट, हाँ। It, एक ऑफलाइन से आंसर आ रहा है, उसके बाद आप ऑनलाइन yeah, से yeah, आंसर okay, करना, ओके? हाँ। yeah. हम्म,
ठीक है, लेकिन आप रजिस्टर में अगर करोगे तो भी तो पता चल जाएगा रिपोर्टिंग का। लेकिन मेन पर्पस क्या है? अच्छा, अभी एक ऑनलाइन से लेते हैं आंसर। हाँ, ऑनलाइन में आप कुछ बता रहे थे। यस सर। ऑनलाइन में आप Uh, बता रहे थे yes, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस रिपोर्टिंग? yeah, actually, it reports quickly show the status of everything, like what is the stock they have, ओके, and सो sales and everything. okay, so report will सर give you the quick view Yes, of data, that what is the stock, सेल्स कितना हुआ है, परचेस कितना किया था हमने, स्टॉक के बारे में बताएगा, कस्टमर इंफॉर्मेशन के बारे में अगर ढूंढना है तो वो बताएगा। ठीक है, लेकिन इसका मेन रीजन क्या है रिपोर्टिंग करने का? प्रॉफिट सर एंड लॉस, वही मतलब अगर हम लोग बिजनेस को देख रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा, टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स। ठीक है, गुड पॉइंट। ऑन ऑर्गेनाइज, ओके, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ओके, व्हाट एल्स? आशीष सर फॉर प्रेजेंटेशन। फॉर प्रेजेंटेशन, ओके, प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं डेली रिपोर्टिंग पर्पस के लिए ये काम आएगा। बट द मेन रीजन टू लर्न एक्सेल और टू नो डेटा मैनेजमेंट, द मेन रीजन टू डू दिस इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग। आप इमेजिन करो कि आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक कंपनी रन कर रहे हो, और आपको घर बैठे घर बैठे अगर आपको जानना है कि आज आपका बिजनेस का स्टेटस क्या है, तो आप क्या करोगे? आपके एग्जीक्यूटिव को कॉल करोगे और पूछोगे, वो क्या करेंगे? आपको एक रिपोर्ट शेयर करेंगे, आप ये रिपोर्ट देखोगे, अच्छा टुडे सेल्स इतना अमाउंट खत्म, बस बैठ गए आप? या आगे आप सोचोगे, है ना? फिर आपका सवाल आएगा एज ए ओनर, कौन से ब्रांच में कितना बिजनेस हो रहा है, कौन से ब्रांच में कितना बिजनेस हो रहा है। फिर आपका एग्जीक्यूटिव आपको भेजेगा रिपोर्ट, बताएगा पुणे के अंदर इतना बिजनेस है, मुंबई में इतना है, बैंगलोर में इतना है, दिल्ली में इतना है। फिर आप कंपेयर करोगे, पुणे में इतना हो रहा है, मुंबई में इतना हो रहा है, कौन से ब्रांच में बिजनेस कम हो रहा है। तो आप डिसीजन बनाओगे कि यहाँ पे अगर कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि यहाँ पे मेरा बिजनेस बढ़े, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरा बिजनेस यहाँ पे ग्रो हो, मेरा सेल्स यहाँ पे ग्रो हो। तो आप क्या करोगे फिर? जहाँ पे बिजनेस ज्यादा हो रहा है वहां पे आपने क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई है, वो स्ट्रेटेजीज यहाँ पे आपने अपनाई है क्या? तो आपने अपनाई है, फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम जा रहा है, तो आप फिर रीजन ढूंढोगे। अच्छा, मुंबई के कंपैरिजन में पुणे में बिजनेस इसके लिए कम हो रहा है क्योंकि मुंबई में क्राउड ज्यादा है, पुणे में क्राउड कम है, ये आपको पता चलेगा, है ना? तो आपको रीजन मिलेगा। फिर आप सोचोगे चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा क्या करूं तो मेरा बिजनेस ग्रो हो जाए, है ना? तो आप क्या करोगे? कुछ ऐसी चीजें लेकर आओगे पुणे के लोकेशन के लिए कि आपके कस्टमर अट्रैक्ट हो। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट्स। ठीक है, आप वहां पे महंगा बेचो मुंबई में, यहाँ पे डिस्काउंट्स दो, बिजनेस तो आप ओवरऑल कर ही रहे हो। तो ओवरऑल लेवल पे क्या होगा, ऐसे रिपोर्ट्स आने के बाद आप डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। एंड टू मेक दिस डिसीजंस, ये रिपोर्टिंग का सारा खेल चलता है। तो हम लोग ये काम क्यों करते हैं डेटा एनालिस्ट का या रिपोर्टिंग का, एमआईएस का? बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के लिए, बिजनेस को रन करने में अच्छे से अच्छे डिसीजन लेने के लिए ये रिपोर्ट्स का काम हम लोग करते हैं। ये क्लियर है? क्योंकि हम लोग क्लास लगा रहे हैं, हम लोग एक चीज सीख रहे हैं, हम लोगों को एमआईएस बनना है, हम लोगों को डेटा एनालिस्ट बनना है, लेकिन क्यों बनना है मुझे पर्पस ही पता नहीं है। मैं बस आ रहा हूँ और रिपोर्ट बना रहा हूँ और जा रहा हूँ, लेकिन उसका पर्पस क्या है मुझे ही पता नहीं है। अब आप देखोगे तो रिपोर्टिंग हर एक डोमेन में अलग अलग रिपोर्टिंग है। एचआर डोमेन में जाओगे तो अलग रिपोर्टिंग है, ऑपरेशंस में जाओगे अलग रिपोर्टिंग है ना? हर एक डोमेन में अपना अपना अलग अलग रिपोर्टिंग होता है। अब फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री में देख लो, आप फूड इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाओगे तो जैसे केएफसी, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ये बड़े बड़े जो भी ये है, इनके यहाँ पे इनको डिसीजन मेकिंग के अंदर
बहुत हेल्पफुल होते हैं रिपोर्ट्स। कैसे? ये लोग डेली अपना सेल्स निकालते हैं, कौन से दिन पे सेल्स कम हो रहा है। तो आपने देखा होगा वेडनेसडे ऑफर, बाय वन गेट वन, ये ऑफर कब आते हैं? सैटरडे संडे को देकर बताओ, देंगे? नहीं देंगे। क्यों? उनको पता है सैटरडे संडे सेट है अपना, जितना बिजनेस करना है उससे ज्यादा कर रहे हैं, तो सैटरडे संडे को ऑफर क्यों देंगे? ऑफर कब देंगे? जिस दिन बिजनेस बहुत कम हो रहा है। उनको पता है कि आज हमारे को एम्प्लॉयज को बैठने देना नहीं है, तो क्या करो, ऑफर दे दो, ताकि लोग कैसे भी करके ऑफिस से छूट छाट के कैसे भी आके अपना बिजनेस चलाए, है ना। तो ये रीजन है हमको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये तरीके के डिसीजन मेकिंग होते हैं, डिपेंड अपने रिपोर्ट्स पे। और ये रिपोर्ट्स हम लोग जब बनाएंगे तभी वो डिसीजन ले पाएंगे। अगर पहले जो ट्रेडिशनल वे में होता था, रजिस्टर और ये सारी चीजें, तो उसके बेसिस पे वो करना पॉसिबल था क्या? नहीं था पॉसिबल। वो पॉसिबल हुआ है अभी। इनफैक्ट अगर आप छोटे शॉप्स को भी लोगे, जैसे किराना शॉप्स होते हैं अभी, वहां पे भी डेटा मेंटेन करने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल होता है ना। जैसे हम लोग ने आईटी इंडस्ट्री से लेके तो एकदम स्मॉल शॉप्स तक की अगर बात की ना, तो हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर आप स्टूडेंट हो, आपको एमआईएस रिपोर्टिंग के अंदर एंटर करना है, तो आप कैसे करोगे? छोटे शॉप, छोटे कंपनीज, स्टार्टअप कंपनीज, करो एंटर। आपको तो एक्सपीरियंस गेन करना है। और जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स है, ठीक है, जिनको अपना डोमेन चेंज करना है, जो बीपीओ में है, जिनको जाना है, स्विच करना है अपना करियर, किसमें, आईटी में या एमआईएस के रोल पे, डेटा एनालिस्ट के रोल पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सीख कर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आपके मैनेजर को पता कैसे चलेगा कि आप ये सीख रहे हो? आपका मैनेजर आपको एक रेटिंग कब देता है? जब आप जाके अप्रेजल में चिल्ला चिल्ला के बोलते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, मैंने इतने सारे लोगों को ट्रेन किया ये साल, क्या मैंने बिजनेस के अंदर ये किया तो हेल्प हुआ, है ना। जब आप जाके बोलते हो तभी तो वो रेटिंग देगा आपको। अदरवाइज अगर आपने कुछ ही नहीं बोला, क्या किया आपने इस साल, कुछ नहीं किया, तो आपको रेटिंग मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी तरह हम लोग जब ये सीख रहे हैं, इसको इंप्लीमेंट करेंगे ऑफिस में जाके, आपके मैनेजर को बताओगे चीजें करके, तब जाके आपके लिए क्या बनेगा? प्लेटफॉर्म बनेगा। और फिर आपको इंटरनल स्विच आप कर सकते हो, एक ऑप्शन, या तो आप दूसरे कंपनी में जा सकते हो, दूसरा ऑप्शन। आप दूसरे कंपनी में जाएंगे तो आपका सवाल आएगा कि मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा तो एक्सपीरियंस क्या है? इंश्योरेंस डोमेन का है, मेरा एक्सपीरियंस है बैंकिंग डोमेन का, रिपोर्टिंग का तो डोमेन का एक्सपीरियंस है ही नहीं, है ना। तो मुझे बताओ, जब आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो आपको इंटरव्यू के अंदर ऐसा कभी हुआ है कि इतने डिटेल में जाके किसी ने चेक किया कि आप वहां पे क्या काम कर रहे हो? वो क्या चेक करते हैं इंटरव्यू में? आपके स्किल्स क्या है। अगर आप बोल रहे हो कि आप इंश्योरेंस में काम कर रहे हो, तो वो इंश्योरेंस के बारे में पूछेंगे, आपका इंश्योरेंस का नॉलेज कितना है ये देखेंगे, है ना। उसी तरह जब आप किसी स्किल को लेकर जाते हो सेल करने मार्केट में, तो वो तो यही देखेंगे ना कि आपके पास जो प्रोडक्ट आप लेके आए उसके स्किल्स कैसे है, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। आपका टेक्निकल राउंड होगा, उसके अंदर पता चलेगा कि अरे हाँ आप तो कर पा रहे हो। फिर क्या फर्क पड़ता है आप इंश्योरेंस के लिए काम कर रहे हो, बैंकिंग के लिए काम कर रहे हो, या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में काम कर रहे हो? कोई डिफरेंस आएगा? उनको तो स्किल से मतलब है। आपका स्किल्स अच्छा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया। आपका डेजिग्नेशन कुछ भी रहने दो। जैसे अपने नॉर्मली बीपीओ के अंदर क्या होता है, डेजिग्नेशन अपना होता है एग्जीक्यूटिव, या बोल सकते हैं हम लोग प्रोसेसिंग ऑफिसर, ऐसे कुछ डेजिग्नेशन होता है। तो आप सोचोगे कि अरे मेरा डेजिग्नेशन तो ऐसा है, लेकिन मेरे डेजिग्नेशन में तो कहीं पे डेटा एनालिस्ट या एमआईएस नहीं है। फिर तो क्या, मेरा डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव है, काम तो मैं रिपोर्टिंग का कर रहा हूं अंदर। अगर आपने ऐसा बोल दिया कि काम तो मैं रिपोर्टिंग का कर रहा हूं, अगर आपके पास स्किल है, अगर आप प्रूफ कर सकते हो कि आप रिपोर्टिंग जानते हो, तो सामने वाले बंदे को आपको लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि आई हैव टोटल 20+ इयर्स एक्सपीरियंस, तो मैं हर एक इंडस्ट्री में काम करके आया हूँ। ठीक है। मैंने इंश्योरेंस के लिए काम किया है, मैंने फाइनेंस टीम के लिए काम किया है, क्या बीपीओ के अंदर मैंने कई सारे मल्टीपल इंश्योरेंस के फील्ड में काम किया है। ठीक है। और जब मैंने आईटी
आईटी सेक्टर में स्विच किया तभी से फिर मैं इसी डोमेन में हूँ। मतलब इसके अंदर भी अगर आप देखोगे ना तो अलग अलग डोमेन है। भले मैं रिपोर्टिंग का काम कर रहा हूँ बट आई हैव डन एचआर ऑपरेशंस का काम। करंटली आई एम इनटू रिसोर्स मैनेजमेंट। मैं रिसोर्स मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि बीकॉम किया हुआ वाला बंदा है, जो बंदा आईटी के अंदर चला गया और रिसोर्स मैनेजमेंट का काम कर रहा है, क्या सेंस बनता है? एमबीए पढ़े हैं रिसोर्स मैनेजमेंट के जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, और बीकॉम का बंदा बोल रहा है कि रिसोर्स मैनेजमेंट में काम कर रहा है। पॉसिबल है? लगता है आपको ऐसा पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है फ्रेंड्स। सिर्फ अपने अंदर वो होना चाहिए कि हाँ ये पॉसिबल है ना। तो हर एक चीज अपने स्किल के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमने यहाँ पे देखो अभी अपने एक्सेल सीखने के लिए क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे मेंशन की। ये इसके अंदर और क्या पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो? और क्या आपके दिमाग में आ रहा है जो यहाँ पे होना चाहिए कि व्हाई वी शुड लर्न एक्सेल? हमने देखो ये टाइम सेविंग डाल दिया, ग्रोथ डाल दिया, ये सारी चीजें डाल दी। देखो जब हम लोगों ने टाइम सेविंग का ये डाल दिया, ग्रोथ का डाल दिया, है ना, स्विच करियर का डाल दिया, तो जब हम लोग ये बोल रहे हैं सारी चीजें, तो इससे क्या हो रही है? अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कैसी हो रही है? आपके टीम में 25 लोग हैं, 25 लोग वही सेम काम कर रहे हैं। आपके पास एक स्किल डेवलप हो गया, आपने आपके मैनेजर को स्किल बताया, उस स्किल के बेसिस पे आपको अलग नजरिए से देखा जाएगा। मानते हो क्या ये बात को? तो जो मैनेजर का रिपोर्टिंग का काम रहेगा, आपको मैनेजर क्या बोलेगा? ठीक है चलो यू डू दिस वर्क। तो मैनेजर आगे उनके स्किल्स एनहांस करने की कोशिश करेंगे, है ना। लीडरशिप की जो भी स्किल्स रहेंगे, पीपल मैनेजमेंट हो गए, अदर स्किल्स, वो एनहांस करने की कोशिश करेंगे। वो उनका वर्क आपको देंगे, तो है ना, तभी तो जाके उनका भी ग्रोथ होगा, आपका भी होगा। तो उस टीम के अंदर क्या होगा? आपका अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा और चांसेस बढ़ेंगे। मान लो आप ये स्किल सीखते हो, अब विद इन कंपनी कुछ आईजीपी आता है जिसके लिए एक्सेल स्किल का नॉलेज होना जरूरी है, और आपके पास ये स्किल है, तो आप रेडी हो वो आईजीपी देने के लिए। लेकिन अगर आप नहीं सीखे हो तो आप क्या सोचोगे? अरे नहीं, मुझे तो आईजीपी देना था, अब मैं ये क्लास लगाऊंगा और फिर अगली बार आईजीपी दूंगा। अगली बार किसने देखा है? अगली बार कब आएगा आईजीपी, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके रखेगा आपके लिए, आपको आगे दूसरे टीम में स्विच करने के लिए आईजीपी के थ्रू या विद इन टीम आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है। और एक चीज, ये जो है डेटा एंट्री से लेकर के डेटा साइंस तक यूज होने वाला एप्लीकेशन है। डेटा एंट्री से लेकर डेटा साइंस तक यूज होने वाला एप्लीकेशन है। तो अगर आप एक्सेल सीखते हो तो ये डेटा साइंस तक के जो काम करने वाले लोग हैं, सभी लोग एक्सेल यूज करते हैं। सब लोग एक्सेल का इस्तेमाल करते ही है। हाँ, डेफिनेटली डेटा साइंस का काम कर रहे तो उनके पास और दूसरे स्किल्स रहेंगे जिसके ऊपर वो काम करते हैं, दूसरे एप्लीकेशंस रहेंगे जिसके ऊपर काम करते हैं। बेस क्या है? एक्सेल। बेस एक्सेल है। और कई सारे कंपनीज के अंदर डेटा साइंटिस्ट है जिनके अंडर में डेटा एनालिस्ट के रोल आते हैं, एक्सेल पे काम करके उनको ये डेटा प्रोवाइड करने के लिए, और वो काफी अच्छे पैकेजेस के जॉब होते हैं। ठीक है। अब जब मैं ये डेटा एंट्री टू डेटा साइंस की बात कर रहा हूँ ना, तो मार्केट में जो है ना अलग अलग टाइप के रोल्स है। जैसे एमआईएस का एक रोल है, ठीक है, जो बेसिक रिपोर्टिंग वगैरह होता है कंपनीज में। ठीक है। डेटा एनालिस्ट, ठीक है, डेटा एनालिस्ट का एक रोल है। डेटा साइंस का जो रोल है, डेटा साइंटिस्ट का। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इसके बीच में डेटा इंजीनियर, डेटा इंजीनियरिंग का एक रोल डाला है। ठीक है। अभी आप बोलोगे कि फिर डेटा एनालिस्ट, फिर डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस, मैं क्या बनूं, है ना। हमारे दिमाग में आता है ना, अरे मैं तो अभी डेटा एनालिस्ट का सोच रहा था, व्हाट इज डेटा इंजीनियरिंग। तो किसी ने सुना है डेटा इंजीनियरिंग के बारे में? डेटा इंजीनियरिंग के बारे में सुना है? अच्छा, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। थोड़ा सा एग्जांपल हो सकता है कि आपको weird लगे, Hello, लेकिन sir, your voice is breaking. my voice is breaking. Is this for everyone? No for me. Sir, Okay. No, no, it's clear.
ओके, तो आपका जो है ना नेटवर्क का थोड़ा इशू रहेगा, मे बी फॉर दैट रीजन माई वॉइस इज ब्रेकिंग फॉर यू। ओके, ऑलराइट। तो देखो, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंस, अगर आप ये देखोगे ना, तो डेटा साइंस का काम जो करने वाले लोग हैं वो एकदम टॉप लेवल पे रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं ना गार्बेज का। किसका? गार्बेज। गार्बेज मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट कैसा होता है अपने इंडिया में या अपने पूना में? वेस्ट मैनेजमेंट कैसा होता है? आप कुछ सब्जी लाते हो, फल लाते हो, उसका वेस्ट होता है, वो निकलता है, फिर आप क्या करते हो? उसको कचरे में डालते हो, फिर एक गाड़ी आता है कलेक्ट करने के लिए, वो लेके जाता है डंपिंग ग्राउंड में डालता है। डंपिंग ग्राउंड में उसका क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओला कचरा, सूखा कचरा। पुणे में है ना, ओला कचरा, सूखा कचरा। फिर वो सेग्रीगेशन होता है, फिर वो प्रोसेसिंग होता है ना, दोनों अलग अलग प्रोसेसिंग होता है। जो वेस्ट है उसको ये कर देते हैं, उसमें से जो रीयूजेबल है उसको क्या करते हैं? रिसाइकल करते हैं, है ना। इस तरीके से होता है। फिर जो रिसाइकल किया हुआ जो कचरा रहता है, वेस्ट रहता है, वो कौन लेता है? बिजनेसमैन लोग लेते हैं, और उसको प्रोसेसिंग करके उसका कुछ ऐसा आउटपुट बनाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। अब इमेजिन करो, आप ये कुर्सी पे बैठे हो, है ना, ये चेयर पे आप बैठे हो, ये उस कचरे से बनी है अगर मैं आपको बताऊं, तो आप इमेजिन करोगे ये बात को, है ना। बट ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। जो बड़े बड़े बिजनेस मैन है, वो वेस्ट जो भी होता है उसको लेकर क्या करते, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। करेक्ट, डेटा साइंटिस्ट वैसे ही करते हैं। और डेटा इंजीनियरिंग का जो काम है, ये क्या है? ये बीच में का रोल है उनका। सारे डेटा को लेना, उसको ब्लेंडिंग करना। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा एनालिस्ट के लिए क्या है? डेटा आपके पास आ गया, आपने उस डेटा को लिया, छोटा मोटा क्लीनिंग कर दिया, कुछ इंसाइट्स आपने बनाए, बेसिक से आपने दे दिए। ठीक है, लेकिन वो बेसिक इंसाइट जो है, वो एक बेसिक लेवल पे, या ऐसे कंपनीज में जहां पे ज्यादा इंसाइट्स देखने वाले लोग हैं नहीं, वहां पे चल जा रहा है। लेकिन डेटा एनालिस्ट के रोल के ऊपर वो सारी पॉसिबल नहीं हो रही है चीजें, या डेटा एनालिस्ट वो चीज नहीं देख पा रहा है जो डेटा इंजीनियर देख पा रहा है। वो और कुछ उसमें स्टैटिस्टिक्स यूज करके, और कुछ ऐसी एडवांस चीजें यूज करके उस डेटा को ऐसा बनाएगा कि जो आगे चल के और अच्छे से आउटपुट देगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग डेटा को क्या बोलते हैं मालूम है? हम लोग सीआईडी का काम कर रहे हैं। हम लोग एज अ रिपोर्टिंग एनालिस्ट सीआईडी का काम कर रहे हैं। और डेटा जो है ना, ये कौन है? चोर है। जितना इसको मारोगे इतना आंसर करेगा, जितना इसको क्वेश्चन पूछोगे उतना आंसर करेगा। क्या? एक बिजनेस चल रहा है ना, आप पूछो कितना सेल हुआ, बताएगा। कौन से ब्रांच पे कितना सेल हुआ, बताएगा। क्या? जितना आप उसको निचोड़ोगे ना, उतना आंसर करता जाएगा वो, है ना। तो जितने भी फर्दर एनहांसमेंट होते हैं डेटा के अंदर, वो सारे रोल डेटा इंजीनियरिंग रोल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे डेटा जो बहुत यूजफुल है, जो हमारे नजर से नहीं देख पा रहे हम, वो डेटा इंजीनियर्स निकाल के देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यूट्यूब के ऊपर अगर कुकिंग वीडियोस अगर आप देखोगे ना, तो 10 वीडियो होते हैं बिरयानी कैसी बनाई जाती है उसके ऊपर, एग्जाम्पल। हाँ, लेकिन हर बंदा इम्प्रोवाइज करता है चीजों को। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ये करोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, अगर आप उसके ऊपर गुलाब जल डालोगे तो और टेस्ट आएगा। मतलब हर कोई इम्प्रोवाइजेशन करके बताना चाह रहा है ना। तो उसी तरह कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज है जिसका इस्तेमाल करके डेटा इंजीनियर्स क्या करते हैं, डेटा में और क्रिस्प लेके आते हैं, और क्रिस्प लेके आते हैं, और फिर ये आगे ऐसा चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया ना, डेटा एंट्री टू डेटा साइंस। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका? एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? नहीं, क्लियर है। क्लियर है Yes. सभी को? Yes. ओके, यहाँ पे देखो, हमने ये चीज मेंशन नहीं की कि एक्सेल इज यूज्ड इन एनी इंडस्ट्री। एक्सेल इज यूज्ड इन एनी इंडस्ट्री एंड एनी डोमेन, है ना। कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी डोमेन में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? ओके,
इसके बाद हम लोग है ना एक छोटा सा एक ये करते हैं सेशन, जिसमें मैं जानना चाहूंगा कि एक्सेल के बारे में आप क्या जानते हो। जैसे एक्सेल के वर्जन्स होते हैं, सभी को पता है। जैसे एप्लीकेशंस के हर एक एप्लीकेशन का एक वर्जन होता है, वैसे एक्सेल का भी एक वर्जन होता है। तो एक्सेल के वर्जन्स के बारे में कुछ जानते हो आप? अभी मैं जो एक्सेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कौन सा वर्जन है? आप आपके सिस्टम पे जो एक्सेल रहेगा वो कौन सा वर्जन है? तो ये जानना एक्सेल हमारे लिए बहुत जरूरी है। या एक्सेल का तो 2003 और एडवांस ऐसा कुछ रहता है वर्जन। ओके, तो 21। देखो ऑनलाइन में एक आंसर आया है कि एक्सेल का एक 2003 वाला वर्जन कुछ होता है और उसके बाद एडवांस वर्जन कुछ होता है ना? आपने ऐसे बताया। तो देखो एक्सेल का जो ये स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 1997 टू 2003। ये एक वर्जन अभी अपने पास चलता है। इसका एक्सटेंशन होता है एक्सएलएस, एक्सेल एस। और ये एक्सटेंशंस जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब क्यों आपका जानना ऑफिस जरूरी है? 365 होगा, राइट? करेक्ट, करेक्ट। तो 97 से लेके 2003 तक का जो वर्जन है ये कौन सा है? एक्सेलएस। इसके बाद फिर अलग अलग वेरिएशंस आए एक्सेल के, जैसे 2007, 2010, 2013, 2016, ये सारे जो वर्जन्स आए, ठीक है, ये क्या थे? अपने एडवांस वर्जन थे, एडवांस वर्जन थे। इसके अंदर इनफैक्ट 2019 भी आया है, ठीक है, और 21 भी आया है अभी। लेकिन ये जो भी वर्जन है ना, ये वर्जन्स होते हैं ना एक्सएलएस एक्स वाले, ठीक है, एक्सएलएस एक्स वाले। ओके, अब ये सेव कैसे करना है, ये हम डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। हम अभी स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये वर्जन एक्सएलएस एक्स रहेगा क्योंकि ये वर्कबुक है, ठीक है, ये भी वर्कबुक है। लेकिन ये 97 2003 का है, तभी एक्सटेंशन यूज होता था एक्सेल एस। जब ये वर्जन आए तभी एक्सटेंशन यूज होने लगा एक्सेल एस एक्स, एक्सेल वर्कबुक के नाम से। इसके अंदर और एक वर्जन होता है इसी के अंदर, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना अभी, ये सारे 2007 10, इसी के अंदर और वर्जन्स जो एक्सटेंशंस होते हैं वो होते हैं एक्सेल एस एक्स, एक्सेल एस बी और एक्सएल एस एम। तो ये जो वर्जन्स होते हैं ना, इसको बोला जाता है बाइनरी, और इसको जो बोला जाता है मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक। इसका काम आगे कैसे होता है हम लोग डिटेल में सीखेंगे, ठीक है, जब अपने क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इतने वर्जन्स के अंदर ये होता है। अब ये एक्सेल के वर्जन्स जो है, ये जो वर्जन्स होते हैं ना, ये कैसे थे? ये वर्जन्स को क्या करते थे? इंस्टॉल किया जाता था। क्या करते थे? इसको इंस्टॉल किया जाता था, ठीक है। कैसे इंस्टॉल किया जाता था? एक सीडी आता था, सभी को पता है, सीडी के अंदर ऑफिस 365, सॉरी, ऑफिस के एप्लीकेशंस का सीडी आता था, एक्सेल का सीडी आ गया, है ना? आपने वो डाला, उसको इंस्टॉल किया, है ना? जितना वो सीडी में आया उतना मिल गया, उसके बाद कुछ अपडेट नहीं मिलेगा। जितना उसके अंदर अवेलेबल है अपडेट्स उतना मिलेगा। तो अगर आपके पास 7 का वर्जन था तो कुछ नया अपडेट आया है एक्सेल में, तो जाओ और 2010 का एक्सेल का सीडी खरीदो, फिर ये इंस्टॉल करो। फिर और अपडेट हो गया, 2013 आया, तो आप जाओ फिर से इंस्टॉल करो 2013 वाला वर्जन, है ना? पहले ऐसा होता था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेकर आ गए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। अब ये जो है ना, ये इसको हम लोग बोलेंगे ऑफलाइन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑफलाइन। और ये जो ऑफिस 365 आया है ना, ये क्या है? ऑनलाइन वर्जन है एक्सेल का, ऑनलाइन वर्जन है एक्सेल का। अब जब ऑनलाइन की बात कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर क्या सिस्टम है? नया अपडेट आएगा कुछ भी, इसके अंदर ऑनलाइन इमीडिएटली उसको वो अपडेट कर देगा। और ये जो चलता है, कैसे चलता है? सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे। आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा नेटफ्लिक्स का, तब आप पिक्चर देख पाओगे, है ना? उसी तरह आप इसको सब्सक्राइब करोगे पैसा भर के, तो आप इसको यूज कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग जो भी काम करेंगे वो ऑफिस 365 के बेसिस से करेंगे। जितने ऑफिस 365 के अंदर एडवांस फंक्शंस है,
वो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो रेकमेंडेड है कि आपके पास ऑफिस 365 होना चाहिए। तो जिनके पास ये वाले वर्जन है, क्या वो ये सीख नहीं सकते? तो डेफिनेटली वो लोग सीख सकते हैं, लेकिन वो जो एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे जहां पे हमको ऑफिस 365 के फंक्शन का इस्तेमाल करना है, उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास पुराना वर्जन है। हाँ, डेफिनेटली वो सीख पाएंगे, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास पुराना वर्जन है। अब इसके लिए क्या करें? ऑफिस 365 का वर्जन अगर चाहिए तो कैसे सब्सक्राइब करें? तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर सर्च करोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, तो ये आपको बताएगा इसका लाइसेंस खरीदना है, इसका सब्सक्रिप्शन करना है तो कितना चार्जेस है, क्या है, वो सब बताएगा। लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। इसका सब्सक्रिप्शन जो है ये कैसा है, कॉस्टली है। अगर आप लेने जाओगे तो अराउंड 6 to 7,000 के रेंज में रहेगा एनुअल। ठीक है। अब हमारे कुछ टाइप है कुछ ऐसे कंपनी से जो आपको ऑफिस 365 देते हैं इंस्टॉल करके, जो सिर्फ 450 रुपीज लेते हैं आपसे और आपको इंस्टॉल करके देते हैं लाइफ टाइम के लिए। ठीक है। तो अब स्टडी पर्पस के लिए हम लोग सब्सक्रिप्शन क्यों लेंगे 6-7 हजार खर्चा करके? हम लोग 450 रुपीज खर्चा करके लाइफ टाइम अगर एक्सेल हमको मिल रहा है तो वो क्यों ना ले, है ना? अपना पर्सनल लैपटॉप अगर यूज कर रहे हैं तो हम उस तरीके से इसको करेंगे। ये क्लियर है सभी को एक्सेल के वर्जन्स के बारे में? तो हम यस, लोग जो करने 100%। वाले हैं वो लेटेस्ट वर्जन के ऊपर काम करने वाले हैं। अगर आपके पास ये वाले वर्जन एक्सेल के हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीख सकते हो। ठीक है। ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं ना कि कोर्स कंटेंट पे। कोर्स कंटेंट, तो कोर्स कंटेंट के अंदर क्या क्या चीजें होगी, आपको क्या लगता है? वन बाय वन, पहले ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसा हम लोग करेंगे। तो ऑनलाइन से पहले आप लोग बताओ 5 पॉइंट्स, फिर ऑफलाइन से 5 पॉइंट्स लेंगे। और फिर से बताइए, क्या बोले आप? कोर्स कंटेंट मतलब? इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले, कोर्स का कंटेंट क्या रहेगा? जैसे आपने पहले बताया था हम बेसिक एक्सेल सीखेंगे, एडवांस एक्सेल सीखेंगे, लेकिन एडवांस एक्सेल सीखेंगे या बेसिक एक्सेल सीखेंगे या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल जो सीखने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे? जैसे आपने मेंशन किया था ऊपर वी लुकअप, पिवट टेबल, तो ऐसी क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं? आपको क्या लगता है कि ये कोर्स कंटेंट में हम लोग क्या क्या लेंगे? X lookup. करेक्ट। तो आपने पहले बताया था लुकअप्स, वेरियस लुकअप्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरियस लुकअप्स डालता हूँ। वेरियस लुकअप्स क्यों डाल रहा हूँ मैं? क्योंकि लुकअप्स के अंदर वी लुकअप आता है, एच लुकअप आता है, एक्स लुकअप आता है ना? तो इसके लिए वेरियस लुकअप्स। और Pivot. पिवट टेबल। ओके। जब हम लोग फॉर्मूला वेरियस कैलकुलेशन आएगा। फॉर्मूला कैलकुलेशन, ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ वेरियस फंक्शंस। और हम लोग वेरियस फंक्शंस डालने से हम लोग डालेंगे वेरियस डायनामिक फंक्शंस। ठीक है। पिवट टेबल और Charts. चार्ट्स, हम लोग चार्ट्स देखेंगे। इनफैक्ट हम लोग डायनामिक चार्ट्स भी देखेंगे। और डेट Slicer. कंडीशनल फॉर्मेटिंग। डेट एंड टाइम कंसेप्ट देखेंगे हम लोग। डेट एंड टाइम कंसेप्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, Slicers, स्लाइसर्स, गुड, स्लाइसर्स। bucketing formulas, and and if I think so. ओके, 1 मिनट, आई विल टेक ऑनलाइन एंड देन आई विल कम टू यू। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे स्लाइसर्स के बाद? Yes, bucketing formulas. बकेटिंग फॉर्मूलाज, ओके, यू मीन टू से बैंडिंग? बकेटिंग Uh, मतलब बैंडिंग each बकेटिंग formula सेम, हाँ। इफ greater than smaller इफ than. Yeah. स्टेटमेंट, ओके, सो दैट विल कम अंडर वेरियस फंक्शंस। ठीक है, फिर भी आपने बोला है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं। डेटा समराइजेशन, डेटा समराइजेशन, डेटा समराइजेशन मतलब क्या होता है? डेटा Validation. डेटा वैलिडेशन इज लिटिल बिट डिफरेंट। हम लोग डेटा वैलिडेशन भी देखने वाले हैं। डेटा वैलिडेशन, डेटा समराइजेशन मतलब क्या होता है? जितने भी अपने
सम, काउंट, ये वाले जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं ना, एग्रीगेट फंक्शंस, उसका इस्तेमाल करके हम जो आउटपुट लेके आते हैं ना, उसको समराइजेशन करते हैं, समराइजेशन बोलते हैं हम लोग। समराइजेशन दूसरा और एक जगह इस्तेमाल होता है पिवट टेबल बनाते समय, कि एक डेटा है, उसका आपने पिवट टेबल बनाया, तो आपने क्या किया, उस डेटा को समराइज किया, ठीक है। लेकिन ये जो समराइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या समराइजेशन है, जो एग्रीगेट फंक्शंस यूज करके हम लोग जो आउटपुट लेके आने वाले हैं, ये उस समराइजेशन की बात चल रही है। जैसे अपने यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं, हम लोग सम करते हैं, है ना, दैट इज समराइजेशन। हम काउंट कर रहे हैं, दैट इज समराइजेशन। तो मल्टीपल डेटा समराइजेशन के एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। हाँ, व्हाट एल्स ऑनलाइन में एक 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 दो और पॉइंट्स आए थे। ओके, तो हमने स्लाइसेस देखा, उसी तरह हम लोग स्लाइसेस की तरह हम लोग टाइमलाइन देखने वाले हैं। टाइमलाइन, टाइमलाइन एक कंसेप्ट है स्लाइसर की तरह, वो हम लोग देखने वाले हैं। और सेल रेफरेंसिंग, किसी ने बताया था, देखो अपने क्लास के स्टार्ट में, कि हम लोग डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं, हाँ हाँ, मैंने किया था, मैंने फ्रीजिंग करते बताया। हैं, लॉक करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग, ठीक है, सेल रेफरेंसिंग कंसेप्ट। अब ये सेल रेफरेंसिंग कंसेप्ट के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग होते हैं, हम लोग ये सारे चीजें देखने वाले हैं। और हम लोग ऑटोमेशन सीखने वाले हैं, ऑटोमेशन, रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करने का हम सीखेंगे। लेकिन ये कोर ऑटोमेशन नहीं रहेगा। कोर ऑटोमेशन मतलब जैसे वीबीए का एक अलग अपना कोर्स है, जो प्रॉपर ऑटोमेशन का कोर्स है, इस कोर्स के अंदर हमने ऑटोमेशन को कवर किया है, बट दैट इज रिकॉर्डेड ऑटोमेशन, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो रिकॉर्डेड ऑटोमेशन है ना, इसके बेसिस पे आप मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। अगर आपका लॉजिक रिकॉर्डिंग मैक्रोस के ऊपर, अगर आपका लॉजिक अच्छे से बैठ जाता है, तो आप ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट कर सकते हो, जो आपको हार्ड कोडिंग आने की जरूरत नहीं है, आप इसके थ्रू कर पाओगे। व्हाट एल्स, लॉजिकल बिल्डिंग हम लोग करेंगे। लॉजिकल बिल्डिंग, लॉजिकल बिल्डिंग मतलब क्या, कि चीजों को लॉजिकली देखना कैसे चाहिए, उस पर काम कैसे करना चाहिए, और उसको सेट कैसे करना चाहिए। जैसे मान लो एक पजल है, आपने उस पजल को क्या कर दिया, खराब कर दिया, अब आप उसको जोड़ना है, उसको जोड़ना है, तो आप लॉजिक लगा के जोड़ोगे ना। जैसे हम लोग एक पजल गेम खेलते हैं, तो उसको लॉजिक लगाते हैं, अच्छा कॉर्नर पीस कहाँ पे आ रहा है, तो ये कॉर्नर में बैठेगा, ये कॉर्नर में बैठेगा, ये कॉर्नर में, ये कॉर्नर में, है ना। हम लोग ऐसे लॉजिक्स बिल्ड करते हैं। जो साइड में पूरा प्लेन दिख रहा है वो साइड में आएगा, जो ये साइड में प्लेन दिख रहा है वो ये साइड में आएगा, या तो टॉप में आएगा या बॉटम में आएगा। तो हम ये क्या करते हैं, लॉजिक सोचते हैं और फिर काम करते हैं। उस तरीके का लॉजिकल बिल्डिंग हम लोग करेंगे फंक्शन सीखते समय। फंक्शंस को सीखते समय हम लोग लॉजिकल बिल्डिंग करेंगे। इफ स्टेटमेंट सीखते समय हम लोग लॉजिकल बिल्डिंग करेंगे, कि चीजों को देखने का तरीका क्या है, चीजों को किस तरीके से देखकर उसके ऊपर काम किया जाता है, तो लॉजिकल बिल्डिंग। आप एक पॉइंट बता रहे थे। 228 एग्जाम्पल्स, ओके। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 200 से ज्यादा एग्जाम्पल्स कवर करने वाले। 200 से लेकर के 250 के बीच में के एग्जाम्पल्स हम लोग कवर करेंगे। अब ये जो एग्जाम्पल्स हम लोग कवर करने वाले हैं, इट वेरीज, इट वेरीज। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट अच्छा रहा, अगर आप लोग 4 महीने के बाद भी टाइम देना चाहते हैं, तो हम 250 एग्जाम्पल भी कर देंगे, है ना। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं 4 महीने में खत्म होना चाहिए, 5 महीने में खत्म होना चाहिए, तो हम लोग 200 एग्जाम्पल करके खत्म कर देंगे। अगर आप बोल रहे हो नहीं 250 एग्जाम्पल के ऊपर भी जाना है तो जा सकते हैं, तो हम और सिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो कोर्स का जो फीस है, क्या, ये हमारे नॉलेज शेयरिंग के हिसाब से जितना हमने बना के रखे हैं एग्जाम्पल्स, हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम और फुलेस्ट आपको आपके ऑफिस में इस्तेमाल कर कर सके आप, उतना डाउनलोड हम लोग देते हैं, ठीक है। तो जब मैं कोर्स के ड्यूरेशन पे आऊंगा, तो मैं ये पॉइंट को थोड़ा सा और फर्दर डिस्कस करूंगा, कि ये कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में, ठीक है। ओके, लॉजिकल बिल्डिंग देखेंगे हम लोग डैशबोर्ड भी बनाएंगे, हम लोग डैशबोर्ड भी बना के
देखेंगे कि डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है। ठीक है, डैशबोर्ड करेंगे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग सब टोटल का कंसेप्ट सीखेंगे, ग्रुपिंग का कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, व्हाट एल्स? आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जो लोग स्पेशली एमआईएस में काम कर रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो लोग ये चीज को आंसर करे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सेल में काम कर रहे हो, तो आपको आइडिया है। अभी देखो, एक एक पर्सन है जिसको एक्सेल के बारे में कभी कुछ नहीं पता है। ठीक है, एक्सेल कहाँ से ओपन करना है ये भी नहीं पता है। ठीक है, हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहेंगे जिनको एक्सेल ओपन कहाँ से करते ये भी नहीं पता, और अपने कुछ स्टूडेंट ऐसे जो एमआईएस के अंदर ऑलरेडी रिपोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, अपने ऐसे भी स्टूडेंट रहेंगे। ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी एक्सेल पे काम कर रहे हैं वो लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे इस कोर्स कंटेंट में होना चाहिए, है ना? इतनी सारी चीजें हमने मेंशन की ना यहाँ पे, ये देखने के बाद आपको आइडिया आ गया होगा कि ये सारी चीजें हम लोग तो सीखने वाले हैं, लेकिन अरे क्या मैं ये सीख सकता हूँ, क्या ये कवर होने वाला है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आ रहा है? User form. यूजर फॉर्म, ओके। तो यूजर फॉर्म इज अ कंसेप्ट, यूजर फॉर्म इज अ कंसेप्ट विच इज नॉट कवर्ड इन एक्सेल। यूजर फॉर्म का मैं बेसिक चीज आपको बता सकता हूँ। ठीक है, यूजर फॉर्म का बेसिक चीज आपको बता दूंगा, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, Okay. एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? आगे बढ़े फिर हम लोग। एनी क्वेश्चन इन दिस? नो, क्लियर। ओके, तो फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं क्लास के और फीस के डिटेल्स पे। ठीक है, तो अभी देखो अपना ये जो क्लास है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दो मोड में चलेगा। कितने मोड में चलने वाला है? दो मोड में, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, तो जिस किसी को भी ऑफलाइन आना है ऑफलाइन आ सकते हैं, जिसको ऑनलाइन करना है ऑनलाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है? No. किसी को भी कोई क्वेश्चन जी नहीं नहीं। है? नो। किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मैं ऑफलाइन आ रहा हूँ और मुझे एक हफ्ते में नहीं जमेगा ऑनलाइन आने के, ऑफलाइन आने के लिए, तो क्या मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ क्या? तो यस यू कैन डू। तो जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है ना, पूछ लो। हमारा बेसिक फंडा है कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, आप पूछो। क्यों आप यहाँ पे क्यों आए हो? सीखने के लिए। कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन ये नहीं होता है कि ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो ये लोगों को कैसे लगेगा। हमको लोगों का सोचना क्यों है? हम यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हैं। अगर आप बोलोगे कि एक्सेल कहाँ से ओपन करते हैं बताओ, तो दैट इज नॉट अ सिली क्वेश्चन, दैट इज समथिंग यू डोंट नो एंड यू वांट टू नो। इसीलिए तो आप आए हो यहाँ पे। तो ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन पूछने के बाद कैसे लगेगा। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा, या तो वो क्वेश्चन वैलिड रहेगा या तो इनवैलिड रहेगा। भी जैसे किसी ने यूजर फॉर्म का पूछा है ना, तो मैंने बताया कि ठीक है वो ये कोर्स में कंटेंट के अंदर वो कवर नहीं होने वाला, लेकिन मैं बेसिक चीज आपको बता दूंगा कि क्या यूजर फॉर्म होता है। तो उन्होंने पूछने के बाद पता चला आप लोगों को यूजर फॉर्म क्या होता है ना। अब कई बार क्या होता है, लोग जो है ना पूछते नहीं है, हिचकिचाते हैं पूछने के लिए। तो फिर उनका क्या होता है मालूम है क्या? वो लोग लर्निंग के अंदर है ना थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, और हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ से जाने के बाद कोई भी स्टूडेंट अपना पीछे रह जाए। जो बंदा एमआईएस में काम कर रहा है उसको जो नॉलेज आ रहा है ना यहाँ से सीखने के बाद, जो बंदे को कुछ नहीं आता उसको भी वही नॉलेज आना चाहिए। ठीक है, हाँ आपका कुछ क्वेश्चन है? हम्म। मेमोराइज ना करना पड़े, ओके। हम्म। हम्म। ओके, तो इनका क्वेश्चन है कि ऐसा कुछ ट्रिक या ऐसा कुछ टेक्निक सिखाएंगे क्या कि जहाँ पे इनको मेमोराइज ना करना पड़े चीजों को, ठीक है, और वो काम हो जाए।
ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया था ना, यहाँ पे हमने मेंशन किया था ना लॉजिकल बिल्डिंग। हमने यहाँ पे क्या किया था? लॉजिकल बिल्डिंग। हम लोग लॉजिकल बिल्डिंग का काम सीखने वाले हैं। ठीक है। अब रहा सवाल मेमोराइजेशन का, तो आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन क्या काम करने वाला है। ये तो मेमोराइज करना पड़ेगा, है ना? हाँ, डेफिनेटली। एक कोई फंक्शन है, जैसे मान लो वी लुकअप। अब आप बोलोगे कि मुझे वी लुकअप के अंदर क्या काम होता है, मेरे को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बस मैं काम करता जाऊं। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखना है, चीजों को याद कैसे रखना है, लॉजिक याद कैसे रखना है। और अगर आप एक फॉर्मूला के अंदर मल्टीपल फंक्शंस का इस्तेमाल अगर कर रहे हो, तो उसको कटिंग द फॉर्मूला टेक्निक हम लोग बोलते हैं। कटिंग द फॉर्मूला टेक्निक के थ्रू उसको किस तरीके से आप इजी वे में कर सकते हो, यह आपको मैं जब सिखाऊंगा, तो आप खुद ब खुद ये फील करोगे कि अरे हाँ, पहले इतना बड़ा फंक्शन मैं स्टार्टिंग से लिखता था, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे स्टार्टिंग से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा तो ये काम होगा। ठीक है। ये चीजें हम लोग सिखाएंगे। तो जो क्वेश्चन आपका मेमोराइजेशन वाला है क्या, तो जैसे मैंने कहा, आपको फंक्शंस आपको पता होने चाहिए कि कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है ना? जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि एक डेटा है, उसको फिल्टर करके दो, तो वो डेटा फिल्टर करने के लिए फॉर एग्जांपल फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल होता है। अब अगर आप बोलोगे कि मुझे मेमोराइज ना करना पड़े, और किसी ने अगर आपको पूछा कि ये डेटा को फिल्टर करके देना है, और आपको फिल्टर फंक्शन भी अगर आपने मेमोराइज नहीं किया है, या फिल्टर फंक्शन के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप कैसे करके दोगे? तो आपको एटलीस्ट वो पता होना चाहिए कि फिल्टर फंक्शन क्या काम करता है। एक बार आपने यहाँ पे टाइप कर दिया फिल्टर, आगे कैसे लेके जाना है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना? तो ये कंसेप्ट मेन है। जैसे अभी ये फिल्टर फंक्शन हमने इस्तेमाल किया, तो मैंने बताया ना कि ये क्या है, सिंटेक्स है। हम इस सिंटेक्स को समझ के करने वाले हैं। वी लुकअप, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में वी लुकअप क्या काम करता है, कहीं दूसरे शीट में डेटा है, उस शीट में जाके डेटा को पुल करके लाता है। कैसे, क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को हम समझाएंगे, उस पैरामीटर को हम समझाएंगे जो इसके अंदर है। जैसे फिल्टर फंक्शन के अंदर ये एरे है, व्हाट इज एरे? अब कई जगह पे फिल्टर फंक्शन सिखाते हैं, लेकिन ये एरे क्या है ये नहीं सिखाते, ये इंक्लूड क्या है ये नहीं सिखाते, ये ब्रैकेट में क्यों है ये नहीं सिखाते। बस फिल्टर फंक्शन है, फिल्टर फंक्शन ये काम करता है। अब आप देख लो फिल्टर फंक्शन कैसे काम करेगा। वी लुकअप ये काम करता है, दूसरे डेटा से एक डेटा पुल करके लाना है, पुल करके लाता है। लेकिन इसके अंदर क्या सिंटेक्स है, वी लुकअप के अंदर सिंटेक्स क्या है? लुकअप वैल्यू, व्हाट इज लुकअप वैल्यू, व्हाट इज टेबल एरे, व्हाट इज कॉलम इंडेक्स नंबर, ये हमको जानना जरूरी है। जब हम ये जानेंगे तो वी लुकअप जान गए। क्योंकि जब इंटरव्यू में आप जाते हो ना, डेटा एनालिस्ट के, सॉरी एमआईएस के इंटरव्यू में जाते हो ना, जब बेसिक लेवल के इंटरव्यूज होते हैं ना टेक्निकल, तो कुछ कुछ इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द सिंटेक्स ऑफ वी लुकअप। अब आप बोलोगे नहीं नहीं, मुझे आप लैपटॉप दो, मैं करके बताऊंगा। मेरे को करके आता है, बोल के नहीं आता है। ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? जो हम कर रहे हैं, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं उसका लॉजिक पता होना चाहिए। वो जब तक वो लॉजिक नहीं पता होगा तो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप वो लॉजिक बोलने में सफल हो गए, तो वो आपका टेक्निकल राउंड भी नहीं लेंगे। उनको पता है बंदे का लॉजिक क्लियर है, बस उसको सिस्टम दे दोगे तो कर ही देगा, है ना? तो इस तरीके से हम लोग उसको सीखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन से अभी कोई कुछ बोल रहा था, ऑनलाइन से किसी का कुछ था इसके ऊपर क्वेश्चन? ओके। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में अपना क्लास चलने वाला है, क्लियर है ये सभी को? अगर आपको ऑनलाइन आने की अगर आपको ऑनलाइन कनेक्ट करना है, तो आप ऑनलाइन कनेक्ट करो। अगर आपको ऑफलाइन आना है, आपको लगता है नहीं मेरे यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इश्यू होता है, मुझे ऑफलाइन आके करना चाहिए, आप ऑफलाइन आके करो। आज आप मॉर्निंग में उठ नहीं पाए, लेट हो गया, ऑनलाइन कर दो। लेकिन इसको हैबिट मत बनाओ। अपना लेजीनेस जो रहता है ना, वो अपने को मार देता है। ठीक है। क्योंकि अपना क्लास होने वाला है संडे को, मॉर्निंग को। तो हमको आदत होती है मॉर्निंग को, संडे आहे आरामशीर उठणार आहे मी, आज आज मला काय सांगायचं नाही, पोहे मी 10 वाजता खाणार, बनून ठेवा, है ना? ये अपना हैबिट होता है संडे के लिए।
और कुछ लोगों का हैबिट ये होता है ना कि संडे को जल्दी उठते हैं नॉर्मल डेज से, क्योंकि हमको जाना है ट्रेकिंग पे, है ना। हर एक ने अपना हैबिट फॉर्म करके रखा है। अगर हम अभी क्लास लगा रहे तो हमको एक हैबिट फॉर्म करना है कि 8:30 बजे मुझे क्लास ज्वाइन करना है। कब तक? आने वाले 4 से 5 महीने तक, या 6 महीने तक, जो भी टेन्योर इसका जाएगा। तो ये हैबिट फॉर्मेशन हमको करनी है। जब आप ये हैबिट फॉर्मेशन में आओगे, ये कोर्स खत्म हो गया, फिर आप अगले कोर्स को करने के लिए खुद से आपकी इच्छा जागेगी कि अरे नहीं, मुझे ये भी सीखना चाहिए, ऑटोमेशन सीखना है, मुझे वीबीए सीखना है, पावर बीआई सीखना है, पाइथन सीखना है। ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर आएगा, है ना। और एक स्किल जब हम सीखते हैं ना, तो हमारे में वो सीखने की इच्छा आ जाती है, अगर आप उसको सीरियसली कर रहे हो तो। ठीक है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमारा सिर्फ ये डेमो लेक्चर जो है ये रिकॉर्ड होगा, बाकी के लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया क्या, ऐसा क्यों? हाँ हाँ, मतलब क्या बोल रहे हो आप? हाँ 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 हाँ, विदाउट क्लास भी वो सीख सकता है, रेफरेंस लेके। ओके, हमारा पर्पस रिकॉर्डिंग नहीं करने का ये नहीं है। अगर कोई, हम अगर रिकॉर्डिंग करते हैं और उसका फायदा अगर किसी को पहुंचता है, ठीक है, तो हमें उससे कोई एतराज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज शेयर हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं करने का पर्पस एक बहुत धांसू वाला पर्पस है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि मॉर्निंग में 8:30 को उठना है, मतलब मॉर्निंग में 8:30 को क्लास ज्वाइन करना है, हैबिट फॉर्मेशन वाला जो है ना ये। अब मेरे को बताओ, यूट्यूब के ऊपर कितने चैनल है ऐसे जिसके ऊपर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, सब डेटा अवेलेबल है, सब ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। आज तक कितने लोग कर पाए? आप अभी ये रिकॉर्डिंग शेयर करने की बात कर रहे हो ना, ऐसे कितने सारे रिकॉर्डिंग है। हम्म, चलो ठीक है, डीप में नहीं, जितना बेसिक नॉलेज है उतना लिया आपने। मेरा क्या बोलना है, चलो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आप 100% चीजें सीखने वाले हो ना, इंटरनेट के ऊपर 50% है। आपने 50% सीखने की कोशिश की क्या? फ्री मटेरियल अवेलेबल है, तो टाइम तो यहाँ पे भी स्पेंड करने वाले हो आप। एग्जैक्टली exactly. ये रीजन है ना कि हम लोग अपने सेशन को रिकॉर्ड नहीं करते। अब रिकॉर्ड नहीं करने के कई सारे रीजन मैं आपको गिनाता हूं। जैसे मैंने बताया कि आपका क्लास को आने का इच्छा जो है ना वो खत्म होता है। आपका सीखने का जो इच्छा है ना, उसको आप क्या करते हो, डिले कर देते हो। आप बोलते हो ठीक है, रिकॉर्डिंग आएगा तो देख के सीख ही लूंगा, लेकिन वो आप नहीं सीख पाते। वो रिकॉर्डिंग आता है और इनबॉक्स में पड़ा रहता है, अपने पोर्टल के ऊपर पड़ा रहता है, आप डाउनलोड करके सीखने के लिए कब जागे होते हो? जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं आईजीपी इज देयर एंड एक्सेल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, फिर आप जाते हो, लॉग इन करते हो और चेक करते हो कि मैंने जो सीखा था वो क्या सीखा था। वो क्लास की जाके वीडियो तो देख लूं और फिर मैं टेस्ट आईजीपी क्लियर कर लूंगा, लेकिन कम टाइमिंग में उतनी चीजें सीखना पॉसिबल नहीं होता है। दिस इज द मेन रीजन वी डोंट रिकॉर्ड आवर सेशन। हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे आओ, ऑनलाइन आओ, इंटरेक्टिव सेशन में बैठो, ताकि आपके डाउट सॉल्व हो। आपको रिकॉर्डिंग मैंने भेज दिया, आपने रिकॉर्डिंग सिंसियरली देख भी लिया, चलो आप सिंसियर हो स्टूडेंट, आपने रिकॉर्डिंग देख भी लिया, लेकिन रिकॉर्डिंग देखते समय आपको ऐसे लगा नहीं यार ये डाउट है मेरे को, कौन आंसर करेगा? कोई करेगा आंसर? नहीं। आप बोलोगे सर को कॉल करता हूं और आंसर पूछ लेता हूं, है ना। वो टाइमिंग में मैं अवेलेबल रहूंगा? नहीं रहूंगा। आप क्या करोगे, क्लोज करोगे, बोलोगे ठीक है, मैं सर से टाइम लेता हूं और वो अवेलेबल स्लॉट के अंदर मैं कॉल करके पूछता हूं कि ये कैसे किया था। ठीक है। जब मेरे पास अवेलेबल टाइम रहेगा तब आपके पास नहीं रहेगा, आपके पास रहेगा मेरे पास नहीं रहेगा, हो सकता है चलो मैच हो भी जाएगा क्या। तो वो पर्टिकुलर चीज दोबारा से रिपीट करके एक्सप्लेन अगर मैं आपको अगर करूंगा वो रिकॉर्डिंग देने के बावजूद, तो क्या मतलब है 2 बार अलग टाइम स्पेंड करने में। तो क्यों ना आप यहाँ पे आओ, आपका क्वेरी पूछो, जितनी बार क्वेरी पूछना है उतनी बार पूछो और वो डाउट को सॉल्व करके लो, है ना। ये वजह है हम रिकॉर्डिंग नहीं करते। जैसे आपने पहले बताया कि रिकॉर्डिंग कोई और बंदा शेयर करेगा,
वो उसको वो हेल्पफुल होगा। तो क्या ये सही है? मतलब आप इस कोर्स को करने के लिए फीस पे कर रहे हो, इस कोर्स को करने के लिए आप फीस पे कर रहे हो, और आप वो रिकॉर्डिंग देख ही नहीं रहे हो, उसका बेनिफिट कोई और उठा रहा है। तो मिसयूज ऑफ, है ना, मिसयूज हो जाएगा उसका। क्या इसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स है कि हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते। तो आपको ऑनलाइन आना, ऑनलाइन आओ, ऑफलाइन आना, ऑफलाइन आओ। अभी क्योंकि हम लोगों का सेशन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है, और गर्मी भी स्टार्ट हो चुकी है ना। तो कई बार लोग सोचते हैं कि यार अभी मैं जाऊंगा तो सही, मॉर्निंग में आते समय बहुत धूप रहेंगी, चलो जाने दो ऑनलाइन ही कर लेता हूँ। तो कई लोग ये सोच के ऑनलाइन कर लेते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि मेरा डिस्टेंस काफी है घर से, तो मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ। कई लोगों को कंफर्टेबल होता है ऑफलाइन करने में। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो है ना, पिंपरी चिंचवड, निगड़ी, कोथरूड, काफी दूर दूर से आने वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको ऑफलाइन आके सीखना और यहाँ पे बैठकर सीखना कंफर्टेबल लगता है, तो वो लोग ऑफलाइन आते हैं। ठीक है। और क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये ऑनलाइन प्रोविजन स्टार्ट हुआ, तो अपने नॉट ओनली फ्रॉम पुणे, पुणे के बाहर के, इनफैक्ट इंडिया के बाहर के लोगों को भी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत फायदा पहुंच रहा है। जैसे अभी हमारे इस बैच में गुजरात से हमारे एक फ्रेंड ज्वाइन हुए हैं। मेरे कई सारे बैचेस के अंदर आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं जो अपने बैच को अटेंड करते हैं, उनके टाइम जोन मैनेज करके, है ना। तो इसका बेनिफिट बाहर भी पहुंच रहा है। तो अगर मैं रिकॉर्ड करके दूंगा, क्या, तो आप सिर्फ सोचोगे कि हाँ ठीक है बाद में देख लेंगे, लेकिन फिर वो नहीं हो पाता है, क्या, देखना, और फिर वो रह जाता है आपका, फिर आपका इंटरेस्ट चला जाता है। इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप इंटरेक्टिव सेशन में आओ, इंटरेक्टिव सेशन में बैठो, जितने मर्जी चाहे उतने क्वेरी पूछो, और उसके क्वेरी की रिजोल्यूशन ले लो। ठीक है। तो ये क्लियर है कंसेप्ट सभी को। ये अपना बैच कोड आज का, ये टाइमिंग, टाइमिंग अपना रहने वाला है 8:30 टू 11:30, संडे, एवरी संडे, हर संडे को अपना क्लास रहेगा, सिर्फ सैटरडे संडे नहीं रहेगा। ओनली संडे 8:30 टू 11:30 AM, AM मेंशन किया है मैंने। कई बार नाइट शिफ्ट करने वालों को लगता है कि चलो बहुत अच्छा हो गया, शाम का बैच मिल गया, जैसे आप लोगों के साथ हो गया ना, आप लोग कल आ गए थे डेमो के लिए, है ना। तो ये एएम पीएम में जैसा फर्क है, वैसा डेट में फर्क हो गया आपके। आपको लगा 8 तारीख को होगा, तो आप 8 तारीख को आ गए। इसके लिए यहाँ पे मेंशन किया मॉर्निंग का अपना बैच रहने वाला है ओनली संडे। अच्छा, यहाँ पे देखो अभी मैंने मेंशन किया है ना, 4 मंथ्स का अपना टेन्योर है, ये कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, 4 मंथ्स। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या डाला है, अप्रोक्सीमेटली। ये अप्रोक्सीमेटली डालने के पीछे कुछ वजह है। अब वो वजह क्या है, अब अपना कोर्स चल रहा है, ठीक है, अपना ये कोर्स चल रहा है, स्टार्ट हो गया नेक्स्ट वीक से। यहां से लेके आने वाले 4 महीने तक, 5 महीने तक कितने फेस्टिवल आ रहे हैं देखो कैलेंडर में जाके। और ऐसा फेस्टिवल देखो जो वीकेंड पे आ रहा है, संडे को, और जो लेना जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, नहीं यार फेस्टिवल है तो भी आना ही पड़ेगा। तो क्योंकि हमारा कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं हम, क्या, फिर वो कोई भी फेस्टिवल आने दो, हम लोगों को लगता है नहीं, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना जरूरी है। ऑलरेडी आप ऑफिस में टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद लर्निंग में टाइम स्पेंड कर रहे हो, फैमिली को आप कम टाइम दे पा रहे हो। अगर फेस्टिवल में भी आपने टाइम नहीं दिया, तो ट्रेनर को गालियां पड़ती है। ठीक है। तो ऐसे कोई फेस्टिव सीजन अगर आते हैं जो अपने वीकेंड में है, संडे को है, और हम लोग चाहते कि ये दिन पे हमको छुट्टी लेना चाहिए, तो हम लोग क्लास को ऑफ रखते हैं। एनी प्लान लीव, जैसे मेरा अगर कोई प्लान है जो मैं एडवांस में बता के रखता हूं आपको, कि आने वाले ये डेट के ऊपर मेरा छुट्टी है, मेरा ऑलरेडी कहीं पे दूसरा कुछ शेड्यूल है, मेरा ऑफिस का कुछ काम है जो ऑलरेडी प्लान्ड है, तो मैं आपको वो एडवांस में बताऊंगा। ऐसी कुछ छुट्टी आती है, तो वो छुट्टी हमारी जो होंगी ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वो एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अपना ये जो 4 मंथ्स यहाँ पे मेंशन किया है ना अप्रोक्सीमेटली, अपना ये टाइमिंग आगे बढ़ सकता है। और एक मेजर रीजन होता है ना, क्वेरी मैनेजमेंट। क्वेरी मैनेजमेंट एक मेजर रीजन होता है कि हम लोग का जो 4 महीने का टेन्योर है आगे बढ़ सकता है। जैसे हम लोगों का जो क्लास लेने का पैटर्न है वो कैसे है, एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल को मैं आपको सिखाऊंगा, और मैं आपको टाइम दूंगा उस एग्जाम्पल को करने के लिए। अब मेरा एक्सपेक्टेशन, अगर मैं 4 महीने को लेकर चलूं,
तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 2 मिनट में आपने वो ट्राई करके खत्म करना चाहिए। कितना? उस एग्जाम्पल को 2 मिनट लगना चाहिए, लेकिन आपको लग रहे 10 मिनट। तो क्या 2 मिनट खत्म होने के बाद मैं रश करके आगे बढ़ जाऊं, चलेगा? या मैं आपके लिए रुकूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या करना चाहिए? रुकना क्वेरी चाहिए? सॉल्व नहीं होता तब तक रुकेंगे तो ज्यादा बेटर है, जब रुकना तक उसको चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हम नहीं लोग होता। वही करते हैं। हम लोग जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस करके अगर आपके कुछ क्वेरी निकलते उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलता, तब तक हम लोग नए एग्जाम्पल पे नहीं जाते। ये एक रीजन होता है अपनी ये क्लास के ड्यूरेशन का आगे बढ़ने का। ठीक है? तो हम लोग ने जो टेन्योर बोला है 4 मंथ्स, ये 4 to 6 मंथ्स तक जा सकता है। 4 to 6 मंथ्स तक आप पकड़ सकते हो। तो आने वाले 6 महीने में आपको कैलेंडर आपका ब्लॉक करना है, फॅमिली को बोलना आहे संडेला लग्न ठेवू नका, मित्रांना सांगायचं मी पार्टी करणार नाही सॅटर्डे नाईटला, संडेला मला क्लास आहे, ट्रेकिंगला मी काय येणार नाही, आणि आलो तर मी 4 वाजता येणार, 8 वाजता मला घरी पोहोचायचंय, है ना? तो ये सारे कमिटमेंट्स आपको मैनेज करने पड़ेंगे इस प्रायोरिटी की वजह से। ठीक है? और क्योंकि ड्यूरेशन मैंने 4 महीने बोला, आप 4 से 6 महीना पकड़ के चलना। हम लोग ट्राई करेंगे अगर कुछ फेस्टिवल नहीं आया तो 4 से 4.5 या 5 महीने के अंदर खत्म करने का, डिपेंडिंग ऑन क्वेरी मैनेजमेंट। ठीक है? क्लियर है सभी को? एनी डाउट इन दिस? ओके। अभी यहाँ पे देखो, जैसे आपने बताया कि आपने ऑनलाइन जब वेबसाइट पे जाके देखा था, उसमें मेंशन किया था 228 एग्जाम्पल्स। वो उस टाइमिंग का था, 228 एग्जाम्पल्स। उसके अंदर फर्दर कुछ एनहांसमेंट हो गए, कुछ एग्जाम्पल्स हमने निकाल दिए जो अभी इंडस्ट्री के अंदर इतने इस्तेमाल नहीं होते, कुछ नए चीजें आए हैं जिसको हमने उसके अंदर ऐड किया है। ये क्लास अपना, हर क्लास के अंदर ये चेंजेस होता है। हर क्लास में जो भी नई चीज आएंगी उसको हम ऐड करते हैं, जो चीज पुरानी हो गई है और जिसका इस्तेमाल नहीं होने वाला हमको पता है उसको हम निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 200 से लेके 250 एग्जाम्पल तक कवर करते हैं। ठीक है? और ये अपना सेशन कैसे होने वाला है? इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। जैसे आपको कुछ डाउट है, आप मुझे स्टॉप करके पूछ लो। ऑनलाइन में भी अगर आपको कुछ डाउट है, आप मुझे स्टॉप करके पूछ लो। आपको अगर आपकी स्क्रीन दिखानी है मुझे, तो आप स्क्रीन शेयर करो मेरे साथ, आपकी स्क्रीन देखकर मैं आपको आंसर करूंगा। तो अपना ये पूरा जो सेशन होने वाला है, ये इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। क्लियर है सभी को? इसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ ग्रुप्स है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम के ऊपर अपने कुछ क्वेरी सपोर्ट के ग्रुप है, जॉब फोरम के ग्रुप है। दिस इज ओपन फॉर ऑल। एएफसी केस के स्टूडेंट्स के लिए है ऐसा नहीं है, दिस इज ओपन फॉर ऑल। आप कभी भी ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप सर्च करो एएफसी केस, आपको यहाँ पे मिलेगा एडवांस एक्सेल, वीबीए, वीबीए फाउंडेशन लेवल 2, पाइथन, पावर बीआई, पावर क्वेरी, पावर पिवट, ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स है वहां पे। आपको मल्टीपल ग्रुप्स मिलेंगे, आप उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर कोई भी ज्वाइन करने का परमिशन, कुछ भी जरूरत नहीं है। अपना एक जॉब फोरम भी है, जहाँ पे अपने मैक्सिमम लोग जो है ना वहां पे है। ठीक है? अदर देन स्टूडेंट्स एज वेल। उसके अंदर रिक्रूटर्स है, रिज्यूम राइटर्स है। अगर आपको कहीं पे भी अगर ऐसा लगता है कि आपको रिज्यूम राइटिंग करके लेना है, उस ग्रुप के अंदर आप पिंग करोगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है? आपकी कंपनी में जॉब है, आप वहां पे डालो, किसी और की कंपनी में जॉब है वहां पे आएगा, अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट होगी उस जॉब पोर्टल के ऊपर से। ठीक है? जो दूसरे क्वेरी ग्रुप है, आप अदर देन अपना जो यहाँ पे सीखने वाले हम लोग, इसके अलावा अभी जैसे हम यहाँ पे सीख रहे हैं, लेकिन हम लोग डे 1 पे है, लेकिन जब हम लोग सीखते हैं ना, तो हमारे ऑफिस के अंदर हम जो काम करते हैं ना, वो हमारे दिमाग में होता है और हम लोग सोचते हैं क्या ये हो पाएगा? अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, अच्छा मैं यहाँ पे आके फंस गया हूँ, क्या ये काम हो पाएगा? तो अगर आप बोलोगे कि इस एग्जाम्पल को सिखाने का साइड में रखकर आपके ऑफिस का क्वेरी में सॉल्व करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है ना? क्योंकि ऐसा हर कोई अपने ऑफिस की क्वेरी लेकर आएगा, तो हमारा मेन फोकस क्या होगा? हट जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, टेलीग्राम के ऊपर क्वेरीज के ग्रुप बना के रखे। आपके जो भी ऑफिस रिलेटेड क्वेरी है, आपका आज डे 1 है, लेकिन आपको जानना है डैशबोर्ड के बारे में, आप वहां पे क्वेरी डाल दो। अब आप क्वेरी डालोगे तो आप बोलोगे कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वहां पे हमारे ट्रेनर्स में से कुछ ट्रेनर्स ऐसे हैं जो उसके ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन वो बॉट्स नहीं है जो आपका यहाँ से सवाल शूट हो गया और इमीडिएटली आंसर मिलेगा। दे आर ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल्स। वो उनका हफ्ते में जॉब मैनेज करके, उनके टाइम
मैनेज करके, क्लासेस मैनेज करके आपके क्वेरी रिजोल्यूशन भी देखते हैं, तो थोड़ा सा उनको टाइम आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी मैंने लैपटॉप खोल के बैठा है, मुझे अभी क्वेरी आया तो इसका सोल्यूशन अभी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और कोई क्वेरी ऐसे रहते हैं ना कि स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है क्वेरी, या इसको थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करके बता सकते हैं क्या। ऐसे क्वेरीज रजा सर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उस क्वेरी का सॉल्यूशन बताते हैं और उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग जिनको सिमिलर टाइप का क्वेरी है वो उसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो ये ग्रुप्स के ये फायदे हैं। ओके, इसके बाद जैसे मैंने बताया, न्यू एग्जांपल्स फ्रॉम अदर बैचेस। कोई भी बैच में नया एग्जांपल आएगा वो ऐड होगा, पुराना अगर कुछ रहेगा जो नहीं होना चाहिए वो निकल जाएगा। तो हर बैच के अंदर जब भी नए एग्जांपल्स आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, उसको हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, लेटर ऑफ कंप्लीशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब आप क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको लेटर ऑफ कंप्लीशन मिलेगा एएफसी के टेक्नोलॉजीज की तरफ से। कब मिलेगा, कोई बताएगा? 90% अटेंडेंस कंप्लीट होगा तो 90% अटेंडेंस अगर आपका रहेगा, मिनिमम मिनिमम 90% अटेंडेंस होना चाहिए आपका लेटर ऑफ कंप्लीशन मिलने के लिए। तो दो चीजें है, एक लेटर ऑफ कंप्लीशन है और दूसरा नीचे अगर आप देखोगे तो सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट के लिए जब अपना क्लास खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं लास्ट डे पे। आपको टेस्ट देना है, उस टेस्ट में अगर आपने वो टेस्ट क्लियर किया तो आपको मिलेगा एएफसी की तरफ से एक सर्टिफिकेट, जो आप आपके रिज्यूम के ऊपर उस सर्टिफिकेट का लिंक अगर डालोगे तो दुनिया में कोई भी एचआर अगर उस लिंक को क्लिक करेगा तो आपका सर्टिफिकेट उनको दिखेगा। तो आप उसके लिंक्डइन प्रोफाइल पे डाल दो, आप नौकरी के ऊपर आप आपका सर्टिफिकेट का लिंक डाल दो, रिज्यूम के अंदर आप आपके सर्टिफिकेट का लिंक डाल दो, जिस किसी को भी एक्सेस करना है वो वहां से एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो उनको पता चलेगा कि अच्छा आपने ये कोर्स किया है। ठीक है, और ये जो लेटर ऑफ कंप्लीशन है, ये लेटर ऑफ कंप्लीशन क्या होता है कि ये कंप्लीशन लेटर होता है जिसमें मेंशन किया है कि दिस पर्सन हैज सक्सेसफुली अटेंडेड दिस क्लास। ठीक है, इसमें आपका सर्टिफिकेट का कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा, लेकिन आपने इस कोर्स को एनरोल किया था और आपने इस कोर्स को सक्सेसफुली पूरा सेशंस को कंप्लीट किया है, इसके बारे में ये लेटर होता है। तो कई सारे कंपनीज के अंदर मांगते हैं लेटर ऑफ कंप्लीशन बताओ, तो ये हेल्पफुल होता है। ये क्लियर है सभी को? एनी डाउट इन दिस? ओके, अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि अपना क्लास किस पैटर्न में चलेगा, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि हमारे जब एग्जाम्पल्स हम कवर करते हैं तो कैसे होता है, अगर आपकी छुट्टी होती है तो क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। जैसे मान लो अभी नेक्स्ट वीक में अपना क्लास होने वाला है, ठीक है, तो आज पकड़ के चलो कि आज से अपना क्लास स्टार्ट हो रहा है। आज हम लोग आए, आज हमने एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 10 तक खत्म किया। कितना किया हमने? एग्जाम्पल नंबर 1 से 10 तक हमने खत्म किया। एग्जाम्पल नंबर 1 से आज हमने खत्म किया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में जब मिलेंगे, नेक्स्ट वीक में जब हम लोग मिलेंगे 16 तारीख को, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट सेशन के अंदर पहले एग्जाम्पल नंबर 1 टू 10 ये जो है ना, इसका रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि सब लोग क्या है, बिजी है, सब लोगों के पास प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, तो आने वाले हफ्ते में आने के बाद भूलने वाले हैं, है ना। तो थोड़ा सा ब्रश अप करना पड़ेगा, तो वो क्या आएंगे, अगले एग्जाम्पल के मोड में आ जाएंगे, है ना। चिराग में से जिन कब निकलेगा और फिर वो एक्टिव होगा काम करने के लिए, जब तक वो चिराग में रहेगा एक्टिव नहीं रहेगा। तो आपको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिवीजन सेशन रखते हैं हर हफ्ते एक रिवीजन सेशन रहता है, जो पिछले हफ्ते जितने एग्जाम्पल कवर हुए उसका रिवीजन होता है अगले हफ्ते। तो 1 से 10 एग्जाम्पल रिवीजन होगा, उसके बाद न्यू एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद न्यू एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे। फिर जब आप उसके अगले हफ्ते आएंगे, तो मान लो ये न्यू एग्जाम्पल आपके हुए 11 टू 15, ठीक है,
11 to 15 ये हुए आपके, ठीक है। फिर जब आप नेक्स्ट वीक में मिलेंगे तो 11 to 15 का जब पहले रिवीजन होगा, फिर न्यू एग्जाम्पल पे जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके क्वेरीज के ऊपर। अब मान लो आज हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, जो एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, जिसको जेन्युइन टाइम लगने वाला है, सिखाने में आपको टाइम लगने वाला है, आपको समझने में टाइम लगने वाला है, वो समझकर करने में टाइम लगने वाला है। तो एक एग्जाम्पल भी हो सकता है सिर्फ एक दिन में। मैं एक आपको ये बता रहा हूं, एज्यूम करके बता रहा हूं, एक दिन में एक एग्जाम्पल भी होगा। और जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जो बहुत क्विकली हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जाम्पल बहुत क्विकली हो सकता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो हम 15 एग्जाम्पल भी कर देंगे, 20 एग्जाम्पल भी कर देंगे, कई बार 25 एग्जाम्पल भी कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से चलेगा, लेकिन जहां पे जेन्युइन टाइम लगने वाला है वहां पे लगने वाला है। अगर मैं टारगेट ओरिएंटेड रहूंगा, 4 महीने में मुझे कोर्स खत्म करना है, तो मैं हर हफ्ते आकर 15 से 20 एग्जाम्पल के बीच में के एग्जाम्पल कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो रश होगा, और रश हमको करना नहीं है, ठीक है। मेन अपना मोटो ये है कि एंड ऑफ द डे आप यहां से जब जाओगे तो आपको वो सेटिस्फेक्शन रहे। और एएफसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अगर तो किसके पास से सुना होगा? आपके फ्रेंड सर्कल के पास से सुना होगा। कहीं पे आपने टीवी के ऊपर ऐड देखा है क्या एएफसी केस का? कहीं पे ऐसा बैनर बिनर लगे है? नहीं ना। क्यों? नहीं सर। क्योंकि हम लोग जो सिखा रहे हैं, हम लोग जो डिलीवर कर रहे हैं, हमको पता है कि यहां से जाने के बाद अपने स्टूडेंट सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो 4 महीने का अगर कोर्स अगर 5 महीने या 6 महीने चल रहा है, सो वी आर ओके विद दैट, वी आर ओके विद दैट। हम लोग 4 महीने के कोर्स को 6 महीने तक भी लेके जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है। लेकिन मेन ये है कि डिलीवर अपना 100% होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया आपको कि अपना क्लास कैसे चलेगा? अभी मान लो आपका छुट्टी हो जाता है, आपका छुट्टी हो जाता है, तो आप नेक्स्ट वीक में आओगे, तो ये जब रिवीजन हम करेंगे तो रिवीजन के अंदर आपका क्या होगा, वो कवर हो जाएगा। अब जब रिवीजन हम जब करते हैं, तो रिवीजन का मतलब क्या होता है? चीजें ऑलरेडी हम पिछली वीक कर चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं अभी सिर्फ। तो थोड़ा सा क्या होगा, फास्ट फॉरवर्ड होगा। जितना टाइम पिछली वीक में लिया उतना ही टाइम अगर हमने इस वीक में भी लिया, तो उसको रिवीजन कैसे बोलेंगे, है ना। तो रिवीजन जो होता है वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होता है, रिकैप होता है ना। सीरियल देखते तो पहले आता है रिकैप, थोड़ा 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 बताते हैं हम लोग। रिकैप में थोड़ा थोड़ा नहीं बताते, सब एग्जांपल्स बताते हैं, जो जो हमने किया था वो सब बताते हैं। सिर्फ थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड इसमें बताते हैं, और उस रिवीजन सेशन में प्रैक्टिस का टाइम नहीं देते, ठीक है। प्रैक्टिस का टाइम नहीं देते, एक रिकैप ओवरव्यू करवाते कि पिछली वीक में रिकैप हमने क्या क्या किया था, वो बताते हैं, और फिर न्यू। तो अगर आपकी छुट्टी हो जाती है तो मेक श्योर नेक्स्ट वीक में आप रिवीजन में हाजिर हो, ताकि आपका जो पिछली वीक में मिस हो गया वो कवर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा ना 90% अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया, 90% अटेंडेंस आपका जरूरी है। तो छुट्टी लेना, छुट्टी लेना तभी लेना जब बहुत जेन्युइन हो, बहुत जेन्युइन हो। और आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर बैठ के भी अपने क्लास को अटेंड किया है, मोबाइल के ऊपर। ट्रैवलिंग के अंदर क्लासेस अटेंड किए। बहुत से लोग आउट ऑफ पुणे रहने वाले लोग हैं ना, वीकेंड के ऊपर जो घर जाते हैं, ट्रैवलिंग में रहते हैं। सैटरडे तक शिफ्ट है मेरा, संडे को एक दिन छुट्टी है, ट्रैवलिंग करने है, तो ट्रैवलिंग में बैठ के मोबाइल के ऊपर क्लास अटेंड करने वाले भी स्टूडेंट्स हैं हमारे। तो वो सीखने का जज्बा होना चाहिए। तो अगर आप नहीं आ पा रहे हो किसी रीजन से ऑफलाइन, तो भले ऑनलाइन से ही कनेक्ट करो। आप प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे क्योंकि आप ट्रैवलिंग में हो, लेकिन एटलीस्ट आप देख पाओगे। घर जाने के बाद आप प्रैक्टिस करो, लेकिन वो अटेंडेंस, वो अटेंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जो सेशन के अंदर जो चीजें डिटेल में आपको सीखने मिलेगी, रिवीजन के समय क्या होगा, फास्ट में जाएंगे, फिर आपको हिचकिचाहट होगी, सवाल पूछू कि नहीं पूछू। हाँ, लेकिन अगर आपकी छुट्टी होती है और आप रिवीजन के टाइमिंग में भी अगर वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा के लेना चाहते हो, तो आप 110% उसको क्लियर करवा के ले सकते हो।
सिर्फ ये चीज जो है ना, ये ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए सबने, कि चलो छुट्टी कर दो और नेक्स्ट वीक में जब रिवीजन में बैठेंगे तो पूरे एग्जाम्पल्स, हर एक एग्जाम्पल के अंदर निचोड़ के एकदम हम लोग टाइम लेंगे, तो उससे क्या होगा, अपना आगे के एग्जाम्पल्स कम हो गए। वो करने के लिए तो हम वो सेशन कर देंगे, रिवीजन सेशन, एक्सटेंडेड रिवीजन सेशन होगा अपना, ठीक है, लेकिन होगा क्या, एक या दो लोगों की वजह से, जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट है सबका क्या होगा, उतना टाइम उनका ये है। तो मेक श्योर आप अपने साथ साथ आप अपने बैचमेट्स का भी ध्यान दो, है ना। तो ये चीज है, ये क्लियर है सभी को, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग एनरोलमेंट आप लोग करोगे, क्लास स्टार्ट होगा, तो आपको एक एक्सेस मिलेगा AFCKS के पोर्टल पे, जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब नोट्स क्या होंगे, जो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, अभी जैसे डेमो सेशन है, ये एक्सेल का फाइल है, ये फाइल मैं उठाऊंगा और नोट्स के अंदर अपलोड कर दूंगा फॉर एग्जांपल। अब आप बोलोगे कि फिर नोट्स कैसे समझ में आएंगे, तो मान लो हम कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो वो फंक्शन वहीं पे रहेगा, और वो फंक्शन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको वो फंक्शन को देखना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से नोट्स हम लोग अपलोड करते हैं। नोट्स का आपको नोट्स का एक्सेस मिलेगा, नोट्स का एक्सेस मिलेगा, लेकिन वो नोट्स का एक्सेस जो है ना, वो डीएक्टिवेट भी होगा। कब, अगर आप कंटिन्यूएशन में 3 वीक छुट्टी पे हो, कंटिन्यूएशन में 3 वीक अगर आप छुट्टी पे हो, नोट्स का एक्सेस बंद हो जाएगा। सिस्टम को पता है कि दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, सो रिमूव द एक्सेस। समझ में आया। दूसरा रीजन है एक्सेस जाने का, आपने फीस पे किया इंस्टॉलमेंट में, फॉर एग्जांपल पहला इंस्टॉलमेंट आपने दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट है नेक्स्ट मंथ का, वो ड्यू डेट तक आपने फीस पे नहीं किया, आपका नोट्स का एक्सेस स्टॉप हो जाएगा सिस्टम में बाय डिफॉल्ट। फिर आप जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे, सिस्टम में पेमेंट का एंट्री जाएगा, उस एक्सेस को रिलीज हो जाएगा, वो जैसे पेमेंट का एंट्री होता है वो एक्सेस रिलीज हो जाता है, और वो एक्सेस आपको लाइफ टाइम रहता है, ठीक है, उस नोट्स का एक्सेस लाइफ टाइम रहता है आपको। ये क्लियर है सभी को अटेंडेंस के बारे में। और ये बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर आप बोल रहे हो कि ये मेरा 3 दिन छुट्टी हो गया था, अभी मैं 4th वीक में आ तो गया हूँ, चलो प्लीज थोड़ा मेरा एक्सेस करवा दो, सिस्टम के अंदर वो प्रोविजन नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन बोलते ना हम लोग, वैसा वाला सीन है। सिस्टम को पता चल गया आपको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, अब वो एक्सेस रिवोक नहीं होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका अटेंडेंस जो है ना, वो अच्छा मेंटेन रहे, 90% या 90% से ज्यादा रहे, ठीक है। ये एक चीज है। बाकी ये कंसेप्ट समझ में आया सबको, मतलब ये सारी चीजें समझ में आई जो हमने डिस्कस की, ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं फीस की डिटेल्स पे। अब देखो, अपना जो फीस है ना, अपना फीस है इस कोर्स का 8,000 रुपीज। कितना है, 8,000 रुपीज है। लेकिन अगर आपने सिंगल पेमेंट में इसको पे किया, कब तक, कमिंग 16 फेब तक, 16 फेब तक, अगले हफ्ते के पहले तक, 16 या 16 फेब के पहले अगर आपने एनरोलमेंट किया, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको पे करना पड़ेगा 7,200, ओके। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 इंस्टॉलमेंट मिलेंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 4,000 के 2 इंस्टॉलमेंट्स आपको मिलेंगे। एक इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है 16 तारीख के पहले, 16 तारीख या 16 तारीख के पहले आपको पे करना है पहला इंस्टॉलमेंट, और दूसरा इंस्टॉलमेंट आपका आएगा 10 तारीख के पहले, 10th मार्च, 10 मार्च या 10 मार्च के पहले आपको पे करना है, ये आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट रहेगा, ठीक है। या आप पकड़ के चल लो 16 मार्च तक, एक महीने का टाइम आपको मिलता है सेकेंड पेमेंट के लिए। लेकिन 10 मार्च इसके लिए हम लोग मेंशन करते हैं ना, क्योंकि अपना सैलरी होता है 1 तारीख को और खत्म होता है 10 तारीख को, है ना। So तो is there any discount for the existing candidate? देयर इज डिस्काउंट फॉर एग्जिस्टिंग कैंडिडेट। जैसे मान लो आपने ऑलरेडी एक्सेल का कोई कोर्स किया है इसके पहले, ठीक है, Yeah. और आप अभी सेकेंड टाइम फिर से करना चाह रहे हो, क्योंकि आपने वो टाइमिंग में कोर्स लगाया था, फॉर सम रीजन डिसकंटिन्यू हो गए, आप फिर से Mm. कर ही नहीं पाए थे, और आप फिर से करना चाह रहे हो, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। So I am the existing candidate. तो इफ यू आर एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, सिस्टम में आपका अगर एंट्री मिलेगा, तो आपका Yeah. जो फीस है वो डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा वो केस में, Okay. ठीक है। Yeah. लेकिन मैं आपको ये कंफर्म करके बताऊंगा कि वो Mm. 30% है या 50% है, ओके।
ये Okay. 2% है, या तो 30% या तो 50%, इसमें से एक है। Yeah, earlier तो it was 50%. I don't know हाँ, हाँ if ऐसा the कुछ rule है, is 30% या 50% ऐसा कुछ है, मैं आपको बताऊंगा। okay. दैट आई नीड टू कंफर्म विद रजा सर, Sure. I'll inform you about that। तो आप मुझे Okay. पिंग करके रखना व्हाट्सएप पे, Yep. तो मैं Yeah, yeah. कंफर्म करूंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। Okay. एग्जिस्टिंग स्टूडेंट बोलने का मतलब ये है कि अगर आपने वीबीए का कोर्स लगाया था और अभी आप एक्सेल का कोर्स लगा रहे हो, तो 50% डिस्काउंट मिलेगा नहीं। अगर आपने इसके पहले एक्सेल का कोर्स लगाया था, फॉर सम रीजन आप अटेंड नहीं कर पाए, आपने हाफ कोर्स किया और फिर आपने छोड़ दिया, तो आप क्या हो गए, उस एक्सेल के कोर्स के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो गए। तो आप दोबारा से जब एक्सेल करना चाहोगे तो आपको वो डिस्काउंट मिलेगा। Yeah, yeah. Right. रिपीट करना है तो Yes. करेक्ट, करेक्ट। तो रिपीट करने वालों के लिए, डिसकंटिन्यू हो गए थे कुछ रीजन से, वो फिर से लगाना चाह रहे उनके लिए वो डिस्काउंट एप्लीकेबल है, ठीक है। आसिफ, आपका लास्ट नेम क्या है? अत्तार, Okay. ATTAR, Okay. Thank you. ठीक है। ओके, अभी ये इसमें किसी को कुछ डाउट है? अच्छा, ये जो फीस है ना, नॉन रिफंडेबल रहेगा और नॉन ट्रांसफरेबल रहेगा। अगर आपने फीस पे कर दिया, फिर आप बोलोगे अच्छा मैंने एक्सेल के लिए फीस पे किया था, लेकिन मुझे एक्सेल की बैच में से निकालो और वीबीए के बैच में डाल दो और ये मेरा फीस ट्रांसफर कर दो, तो नहीं होगा और रिफंड भी नहीं होगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल रहेगा। अब इसके अंदर एक चीज और है कि अगर अगर आप ये फीस पे कर रहे हो और अगर आप आपके कंपनी के अंदर रीएम्बर्समेंट करवाने वाले हो, ठीक है, तो ये 10% का जो डिस्काउंट है ये आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा 8,000 प्लस, आपको यहां पे पे करना पड़ेगा 8,000 प्लस 18% जीएसटी। तो 8,000 के ऊपर 18% जीएसटी के साथ आपको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आपको कंपनी में रीएम्बर्समेंट करवा के लेना है तो, क्योंकि कंपनी में रीएम्बर्समेंट करवाने के लिए आपको लगेगा जीएसटी बिल, जीएसटी बिल। और जब हम आपको जीएसटी बिल देते हैं तो ये 18% जीएसटी के साथ लेते हैं। और अपना ये जो 10% डिस्काउंट है किसके लिए एप्लीकेबल है? अपने स्टूडेंट्स लोगों के लिए एप्लीकेबल है, कंपनी के लिए नहीं है। कंपनी से तो आ रहा है ना, तो उनको क्यों डिस्काउंट देंगे? तो वहां पे डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं है। एम आई क्लियर ऑन दिस? ओके, अभी देखो आपको करना क्या है, ये पेमेंट डिटेल्स है। मैं इस पेमेंट डिटेल्स को क्या करता हूँ, जूम करता हूँ। अगर आपको इसका फोटो लेना है, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको फर्दर प्रोसेस क्या करना है मैं वो आपको बताता हूँ। इसका अगर आपको फोटो लेना है, फोटो ले लो, या तो ये गूगल पे से अगर आप पे करने वाले रहेंगे तो ये वाला नंबर सेव कर दो, रजा सर का नंबर है ये सेव कर दो। पेमेंट जो करना है वो गूगल पे से, पेटीएम से, जो भी मोड रहेगा आपका ऑनलाइन, इसके थ्रू अगर आप करना है तो ये नंबर आप सेव कर लो, ठीक है। यहाँ पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, मेरा नंबर सेव कर लो और रजा सर का नंबर सेव कर लो। देखो यहाँ पे मेरा भी नंबर है, रजा सर का भी नंबर है, और ये सेम नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। कैश पे करना है आपको, कर सकते हो आप। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ये पेमेंट मोड है, आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, यू कैन पे यूजिंग जीपे नंबर। और कोई अगर अकाउंट डिटेल के ऊपर पे करना चाहता है तो दीज आर दी अकाउंट डिटेल्स। इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है ना, क्रेडिट कार्ड वाला, क्रेडिट कार्ड वाला, अगर कोई क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहता है, इन दैट केस आपको ये जो गेटवे चार्जेस है ना ये एप्लीकेबल रहेंगे। अब ये जो गेटवे चार्जेस रहते हैं ना, ये गेटवे चार्जेस हमारे तक नहीं आते, हमारे तक यही फीस आएंगी जो एप्लीकेबल है। अगर आप 7,200 भरोगे तो 7,200 ही मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर जो गेटवे चार्जेस होता है ना, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। कोई बैंक का 2.5% रहेगा, कोई बैंक का 3% रहेगा, कोई बैंक 3.5% लेगा गेटवे चार्जेस। उस गेटवे चार्जेस को आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ये 7,200 के ऊपर, और वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो जाता है बैंक को।
नहीं नहीं, एएफसी किससे कैलकुलेट नहीं होगा। आप वहां पे 7,200 डालोगे ना, तो जब वो फाइनल बिल बनाएगा ना, तो वो चार्जेस ऐड करके बनाएगा। जैसे आप अमेजोन के ऊपर ऑर्डर करते हो ना, तो डिलीवरी चार्जेस ऐड करने के बाद मालूम है ना फाइनल बिल आता है, वैसा वो ऐड होकर आपको फाइनल बिल बताएगा। वो जब आप पे करने जाओगे ना तब पता चलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से करने वाले हो तो आपको पिंग करना है मुझे। तो इसका एक डॉक्यूमेंट है, हाउ टू पे यूजिंग क्रेडिट कार्ड, इसका एक डॉक्यूमेंट है, एक लिंक है पेमेंट का, वो लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या है ये चीज ध्यान रखनी है कि इसका गेटवे चार्जेस आपका एक्स्ट्रा जो जाएगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज ये केसेस के अंदर को तो कोई चैलेंज नहीं है। और मोस्टली अभी जो मोड यूज होता है वो तो गूगल पे का वो मोड यूज होता है, और एकदम रेयर सिनेरियो के अंदर कैश का मोड यूज होता है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे हमने कहीं पे भी कैश का मेंशन किया नहीं है। और आपको करना क्या है, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपको करना क्या है, जैसे गूगल पे से हम किसी को पेमेंट पे करते हैं तो पता है आपको एक पॉपअप आता है जिसके अंदर यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी रहता है। आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट भेजना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस नंबर पे और इस नंबर पे क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट भेजना है विथ रेफरेंस नंबर। जैसे वो आपका स्क्रीनशॉट मिलेगा तो आपका पेमेंट का एंट्री होगा और आपको नोट्स का एक्सेस मिलेगा और आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। तो हमारा जो ग्रुप है, एक व्हाट्सएप पे अपना एक ग्रुप बनेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो कई सारे ग्रुप है, यहाँ पे अपने कई सारे ग्रुप है। जैसे अपना ये एक ग्रुप है, देखो अपना एक ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप के अंदर अपने सारे कम्युनिकेशन होंगे, सारे कम्युनिकेशन इस ग्रुप के ऊपर हो गए अपने। जैसे क्लास कब है, जैसे यहाँ पे क्लास का एक नोटिफिकेशन मैं डालता हूँ हर हफ्ते एक दिन पहले कि कल क्लास है अपना कितने बजे होने वाला है। जैसे अभी इसके अंदर मेंशन किया है, तो अपना टाइमिंग क्या है, 8:30 से 11:30। तो हो सकता है कि कभी हमारा क्लास 8:45 स्टार्ट हो, कभी अपना क्लास 9 बजे स्टार्ट हो, ठीक है। कभी मैं आते समय मुझे लेट हो जाए तो मैं ग्रुप पे मेंशन करता हूँ कि आई विल बी 5 मिनट्स लेट। तो जो भी कम्युनिकेशन जो है वो कहाँ पे होगा, अपना इस ग्रुप के ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने सारे कम्युनिकेशन शेयर हो गए। आपके एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है वो आप इस वाले ग्रुप के ऊपर आप क्या करोगे, आपके क्वेरीज डालोगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद अटेंडेंस लेते हैं, अटेंडेंस। तो जैसे क्लास खत्म होता है हम लोग एक मैसेज पोस्ट करते हैं अटेंडेंस के लिए। ये अपना अटेंडेंस मार्क करने का तरीका होता है, ये मैं आपको जब क्लास स्टार्ट होगा तो डिटेल में बताऊंगा। इसी के साथ साथ नीचे ना नोट भी डाला है, देखो एटलीस्ट 90% अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर लेटर ऑफ कंप्लीशन। ये हम हर हफ्ते याद दिलाते रहते हैं, हर हफ्ते, ताकि किसी को छुट्टी लेते समय ये ना लगे चलो छुट्टी हो गया तभी कुछ नहीं है प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक रहेगा। इसके लिए हम लोग हर वीक में याद दिलाते हैं। कोई छुट्टी पे रहेगा तो उसको ये देखकर याद आ जाए, अरे नहीं भाई आज मेरा छुट्टी हो गया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करते हैं। और ये अटेंडेंस मार्किंग सिस्टम है जो हम लोग यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करके लेते हैं कि आज का एग्जाम्पल जो हुआ आपका अटेंडेंस लगाओ, रेटिंग दो 0 से 10 में। अगर आप प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट मार्क करो, अगर आप एबसेंट हो तो भी आप जाके एबसेंट मार्क करो, क्योंकि सिस्टम में अटेंडेंस जब तक मार्क नहीं होता नोट्स अपलोड नहीं होते, ठीक है। तो इस तरीके से अपना अटेंडेंस मार्किंग सिस्टम होता है व्हाट्सएप के ऊपर। तो अपना एक ग्रुप बनेगा ऐसा, एएफसी के ट्रिपल AE 011 और आज का डेट या नेक्स्ट वीक का डेट। तो अपना ऐसा एक ग्रुप बनेगा जिसके अंदर आप लोग सारे लोग ऐड हो जाओगे, ठीक है। ऑल राइट, एनी क्वेश्चंस, हाँ बोलिए। 3 बार अटेंडेंस अगर एब्सेंटिज्म रहेगा कंटिन्यूएशन में, हाँ ओके, इट विल बी कैलकुलेटेड एट प्रेजेंट। आप क्या करो, आप देखो कई बार ऐसा होता है कि हमको आधा घंटा जल्दी जाना है, ठीक है, हमको 1 घंटा लेट आना है। तो जब आप लेट जब आओगे तो रिवीजन सेशन चल रहा रहेगा तो न्यू एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। जब आप जल्दी जाने वाले रहोगे तो नेक्स्ट वीक में आपका रिवीजन में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अटेंडेंस मार्क करते समय क्या मेंशन करो आप, प्रेजेंट टिल सो एंड सो टाइम। तो प्रेजेंट अटेंडेंस तो था ना आपका, अब वो रीजन से अगर आप एब्सेंटिज्म लगाओगे तो आपका नुकसान है। दैट्स ओके, आप मेंशन कर सकते हो अटेंडेंस लगाते समय, आप मेंशन कर सकते हो
कि प्रेजेंट टिल सो एंड सो टाइम, आप ऐसे कर दो, ठीक है। चलो, एनी क्वेश्चंस फ्रेंड्स? आपको कोई भी क्वेश्चन है यहां से जाने के बाद, अगर आपको क्वेश्चन आता है, आपको लगता है ये पूछना चाहिए था नहीं पूछा, तो आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे या कॉल करना। जब आप कॉल करोगे तो कभी कॉल करोगे 6 बजे के बाद, सॉरी 6 बजे के बाद नहीं, 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद आप मुझे कॉल करना, क्योंकि अभी मेरा 12 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे से 8 बजे तक मेरे बैच रहने वाले, तो बैच के दौरान मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता। अनटिल अनलेस कोई बार बार मिस कॉल दे रहा है तो समझ में आया कि अरे ये सेम नंबर से बार बार मिस कॉल आ रहा है, कुछ अर्जेंट रहेगा या इमरजेंसी रहेगा, तो ही मैं कॉल पिकअप कर देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं कॉल पिकअप नहीं करता। तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई कर दूंगा आपको क्लास चलते हुए, लेकिन मैं कॉल आंसर नहीं कर पाऊंगा। तो आप मुझे कब कॉल करोगे अगर आपको कुछ डाउट है तो 8 बजे के बाद, ठीक है। और मंडे टू फ्राइडे के बीच में, मॉर्निंग 10 to नाइट 2 3 o'clock, रात में 3 बजे तक आप कभी भी कॉल करो, ठीक है। मैं अवेलेबल रहता हूँ रात में 2 बजे तक, तो मैं अवेलेबल रहता ही हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग इन सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। तो मेरा शिफ्ट खत्म होता है जैसे 11:30 बजे, घर पहुंचने तक मतलब थोड़ा सा घर पे आने के बाद भी ऑफिस का काम रहता है, तो तभी तक, तो 2 बजे तक तो अवेलेबल रहता ही हूँ मैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो व्हाट्सएप पे पिंग करो पहले, अगर आपको रिस्पॉन्स मिलता है इमीडिएट, मतलब मैं अभी हूँ, तो आप कॉल कर सकते हो मुझे, ठीक है। कोई भी क्वेरी रहेगा तो यहाँ से जाने के बाद आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, या अगर आपको ऐसा लगता है कि रजा सर से कुछ क्वेरी पूछनी चाहिए, क्लास से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, तो आप उनको भी क्वेरी पूछ सकते हो। एम आई क्लियर? ओके, ऑल राइट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस गिवन फॉर सर दिस बैच डेमो कोड, सेशन। यस, हाँ बोलिए। बैच कोड वो कौन सा होगा अपना? बैच कोड अपना ये रहेगा, देखो बैच कोड अपना जो रहेगा वो ये रहेगा, AAE011, ये अपना बैच कोड रहेगा। तो ओके फर्दर सर। कम्युनिकेशन के लिए जब भी आपको मेंशन करना है तो ये बैच कोड आपको याद रखना है। जैसे मान लो आपको पावर बीआई लगाना है, आपने बोला कि आई हैव ऑलरेडी डन एक्सेल कोर्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम विच बैच, तो यू शुड नो दिस बैच, है ना। ओके सर। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस फ्रेंड्स, लास्ट मिनट? नो थैंक्स। ये एएफसी केस का सर्टिफिकेशन रहेगा। ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए एक चार्ज होता है, 4,000 से 5,000 के रेंज में, उसका ये लेना पड़ता है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, टिकट बोल सकते हैं हम लोग, वो लेना पड़ता है, और उसके बेसिस पे आप फिर ग्लोबल सर्टिफिकेशन दे सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके चार्जेस अलग रहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन, ये जो टेस्ट लेंगे हम, ये हम लोगों का इंटरनल टेस्ट रहेगा और इंटरनल सर्टिफिकेशन रहेगा। लेकिन जो लोग डब्ल्यूएनएस में काम करते हैं वो लोगों को स्पेशली पता रहेगा, वहाँ के एचआर डिमांड करते हैं कि हम लोग एएफसी केस के स्टूडेंट को ही हायर करेंगे अगर कोई डेटा से रिलेटेड प्रोफाइल ओपन होता है तो। और ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पे एएफसी केस का नाम बहुत अच्छा है, तो अगर आपके रिज्यूम के अंदर एएफसी केस टेक्नोलॉजीज का अगर नाम दिखता है ना, नाम ही काफी है, राहुल, है ना। ठीक है, चलो तो फिर हम लोग फिर कॉल डिस्कनेक्ट करें फ्रेंड्स। अभी ऑनलाइन में किसी को कुछ क्वेश्चन है? No. नो। चलेगा, तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन यू गाइस एंजॉय योर रिमेनिंग संडे, और नेक्स्ट वीक से अपना मन बना लो कि मॉर्निंग में कब आना है, 8:30 to 11:30। मूवीज, ट्रिप, शादी, पार्टी, इसको सबको थोड़ा सा हमको साइड में रखना पड़ेगा। या आप सैटरडे को कर लो, सुबह, शाम को नहीं। आप सैटरडे को शाम को पार्टी करोगे तो सुबह संडे को कहाँ से आ पाओगे। है ना। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय एवरीवन, ग्रेट ग्रेट। Thank थैंक you. यू थैंक यू बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। या वेलकम, बाय।